बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब सुनो पाकिस्तान के एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लिए आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं जनाब उज़ैर मलिक और यकीनन आपके ज़हनों में सवाल गूंज रहा होगा कि आज मैं यहाँ पर अकेला क्यों बराजमान हूँ। तो जनाब उसकी वजह ये है कि मेरी साथी एंकर कुछ उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से ये सफ़र मुझे अकेले ही आगे लेकर बढ़ना है। लेकिन अकेले कहाँ, आप लोग हमारे हमसफ़र हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन जनाब पैगाम यही है कि अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इन्फ्लुएंज़ा के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लोगों को गले में दर्द की भी बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही हैं। तो सच बताऊं तो मैं भी 2-3 दिन से गले में ख़राश की वजह से गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप भी जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिए, क्योंकि हमें आपकी सेहत की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। तो आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे हम उन तमाम मौज़ूआत की जो बराह रास्त आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, आपकी सेहत और आपके मुस्तकबिल से लिंक्ड हैं। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क के बदलते सियासी दर्जे हरारत का। तो क्या पीपल्स पार्टी का PTI को सिंध में खुश आमदेद कहना मुफाहमत की तरफ पहला कदम है? बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर दूसरी औरत खून की कमी का शिकार क्यों है। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छुपे हिकमत के रासों से आज पर्दा उठाएंगे। और CSS की तैयारी करने वाले तलबा के साथ आखिरी लम्हात की हिकमत अमली भी डिस्कस करने वाले हैं हम। और हफ्ते का आगाज़ है तो आपको पता ही है कि सितारों की चाल और टैरो कार्ड्स की ज़बानी हम जानेंगे कि ये वाला हफ्ता आपके लिए कौन सी खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है। तो बस जनाब आपने हमारा साथ देना है, हमारे साथ रहिए और 2 घंटे तक जनाब कहीं मत जाइए। कोई सेगमेंट मिस हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हाजिर हैं। तो देखा जाए तो जनाब सियासी दर्जा हरारत हम देख रहे हैं अपने अरूज पर है। तहरीक इंसाफ सियासी मोमेंटम बना रही है, एक तरफ मुफाहमत की बातें भी चल रही हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज के रास्ते पर है। गुज़श्ता 3 दिनों की अगर हम बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सिंध के दौरे पर थे। क्या पार्टी की तवक्कुआत पूरी हुई हैं? पीपल्स पार्टी का PTI की तरफ नरम गोशा क्या किसी नई गेम का हिस्सा है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग से राहें जुदा करने वाली हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। अवाम चाहते हैं कि जनाब देर पास सियासी और मौशी इस्तेहकाम आए, लेकिन ऐवानों में तो रस्साकशी चल रही है। तो वो जादुई फार्मूला कौन सा है जो PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक मेज़ पर बिठा सकेगा? हमारे साथ सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पसे पर्दा क्या है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर देखा जाए तो कल ही पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी आई, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो बड़ा भरपूर वेलकम किया गया सुहेल आफरीदी का सिंध के अंदर, और हमने देखा कि सईद गनी उनको लेने गए और सिंधी अजरक उनको टोपी उनको पहनाई गई। लेकिन उसके बाद कुछ शिकवे शिकायत भी शुरू हो गए। ये मसला हुआ कहाँ पे आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि सिंध के अंदर वेलकम करना और एक एयरपोर्ट पे रिसीव करना, ये वो हवा के झोंके हैं या वो मुस्बत इक़दाम हैं जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था कि सियासतदान और सियासी हुक्मरान जो है वो सियासी रवैयों के साथ अपनी अपोजिशन को डील करें। क्योंकि हुकूमत सिर्फ इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टी का नाम नहीं होता, इक़्तिदार की पार्टी और अपोजिशन मिल के हुकूमत बनती है। अगर इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टी इंजन होती है तो अपोजिशन ब्रेक की तरह होती है। तो ये दोनों मिल के ही इस गाड़ी को चलाती हैं और यही वजह है कि क्योंकि हमने अपनी अपोजिशन को बिल्कुल उज़्व मुअत्तल बनाया हुआ है, इसकी वजह से हम अपने इश्यूज और अपने गवर्नेंस और अपनी इकॉनमी और अपनी टेररिज्म के और मईशत के जो इश्यूज हैं उनको हम सही तरीके पर डील नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत बालिगुन नजरी और एक सियासी तदब्बर का मुजाहरा किया है कि उन्होंने ये रवैया रखा है। और दूसरी तरफ वैसे इससे पहले पंजाब में भी जब CM KPK आए थे जी, तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल का तो अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन अमूमी तौर पे उतना बेहतर नहीं रवैया था जितना कि सिंध हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया है। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो हमारी सियासत में हुई है। अब जहाँ तक सवाल है कि रवैये क्यों बदले, अब मसला इसमें यह है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो भी बेचारी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। उन्हें खौफ ये है कि अगर ऑपोजिशन जो है वो कुव्वत के साथ मैदान में आती है तो कहीं सारे अवाम इनके साथ न चल पड़े। बैन ही यही कैफियत जो है ये सिंध के अंदर भी है कि कराची के अंदर जो है एक
मतलब लोगों के इश्यूज हैं, बिजनेसमैनों के इश्यूज हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो मतलब ज्यादती हैं उनके इश्यूज हैं। इसलिए बिल्कुल। हुकूमत चाहती तो है कि ऑपोजिशन को जगह दे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि पूरे अवाम उसके खिलाफ उठ के खड़े हो जाए और सामने आ जाए। लिहाजा वो आगे पीछे होके, दबा के, चल के, पीछे हट के वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वक्त गुजरेगा उस तरह से जो हुकूमतें हैं और हुक्मरानों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो वो ये करते थे कि ज्यादती खुद करते थे जी। और बोझ डाल देते थे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, किसी और के ऊपर डाल दिया। जी लेकिन हाँ। अब जो है हाँ। ये हकीकत खुल के सामने आ गई है कि जो कुछ कर रही दुरानी हैं साहब, यही कता पार्टियां कलामी कर की रही हैं। माजरत, क्या यहीं पे यहाँ पे भी वो कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं की गई सिंध हुकूमत की जानिब से बाद में? देखिए, मैं तो ये तो हमेशा यही कुछ हो रहा है और हाँ। हम फिर भी गनीमत समझते हैं, जितना किया है उतना भी गनीमत है। लेकिन ये जो एक कार्ड खेलने का तरीका है कि मतलब फॉर्म 47 पे बैठे हुए लोग जो हैं वो हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, और जिन कंधों पे वो बैठे होते हैं वो भी थक जाते हैं थोड़े अरसे बाद, अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट की डिलीवरेंस भी नहीं है, हम्म। मईशत किसको संभाल भी नहीं पा रहे, और मुल्क के अंदर वो पॉजिटिविटी भी नहीं ला पा रहे जिसकी जी। के जरूरत होती है, इतनी इतनी और इतनी सर, ज्यादा अपना कि और इस मुल्क अपना और दूसरों का दिफा भी नहीं कर पा रहे। ये दिफा भी नहीं कर, उल्टा उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। जी। मतलब अपने हर कर्दा गुनाह का जो बोझ है वो उन पे डाल देते हैं जिनका ये काम नहीं है। तो लिहाजा हर कोई तंग भी तो आ जाता है ना। तो लिहाजा इस वक्त जो केपीके गवर्नमेंट है उसने केपीके के अंदर जो है जो टकराव की पॉलिसी तो थी, दुरानी साहब, जो हमारी हुकूमत ये फिर कता कलामी की माजरत, ये फिर जो बातें हम सुन रहे हैं कि 6 माह का वक्त है, इस तरह की बातें हो रही हैं मौशी एतबार से भी, तो दबाव उठाने के लिए 6 माह के वक्त की जो बातें हैं वो दुरुस्त हैं किसी हद तक? देखिए, मैं वक्त देना तो सियासत जी। का दानों का काम नहीं होता कि वो महीने, दिन और डेटें देते फिरें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, एक बात मैं बता दूं, जो पंजाब और मरकज की कैफियत है इस वक्त वो बहुत पतली है, क्योंकि जिस एरिया से वो हुकूमत बना रहे हैं उस एरिया के अंदर उनका अपना वेटेज और उनका रियल जो इलेक्टेबिलिटी है, मतलब उन वहां का फॉर्म 45 जो है अगर उस पर खड़े हो जाए तो वो कहीं नजर भी ना आए। लिहाजा आज जब वो ये महसूस करते हैं कि आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत इतने अरसे में 2-2.5 साल गुजर गए, बढ़ी भी नहीं, उल्टा और कम हो गई, और अब जो जेल में पड़े हुए लोग हैं उनकी मकबूलियत और बढ़ गई। लिहाजा वो लोग जो बेचारे जिनके ऊपर जो इल्जाम भी उठा रहे हैं, मतलब 5 नाम अगर देने हैं राणा साहब ने तो उसमें वो मतलब आर्मी चीफ का नाम भी दे देते हैं, चीफ ऑफ मतलब उनका फील्ड मार्शल का नाम दे, जिसमें ज्यादती है। इस तरह की हरकतें करने से और हर चीज के बारे में मिनिस्टर्स आ जाते हैं और वो आके बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं ताकि वो ये तासुर बना सके कि जो कुछ हो रहा है वो उनके कहने पे हो रहा है। तो इस चीज से मेरा ख्याल ये है कि एक थकन पैदा हो गई है उन इदारों में जिन इदारों को ये बोझ उठाना पड़ा है। एक तरफ तो इनकी देखें, इस वक्त मईशत को संभाले तो फौज संभाले, इस वक्त मतलब पाकिस्तान के दिफा को संभाले तो फौज संभाले, दहशतगर्दी को संभाले तो फौज संभाले। तो हुकूमत ने क्या करना है और क्या कर रही है? इतना मतलब सवाए इसके कि दौरे कर लो और जनाब फोटो बना लो और बयान दे दो और बस उसके बाद कुछ ना करो। मईशत का जो हाल है वो आज आपके सामने है, गुर्बत का जो हाल है वो आपके सामने है। मतलब हर इश्यू के अंदर जो हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो परेशान भी हैं और ज़बू हाल भी हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में हुकूमत को अपनी करेक्टिव मेजर्स अगर नहीं लेते तो फिर हुकूमत के पास यही रास्ता होगा कि, और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अदालतें और जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं वो हुकूमत के जो मतलब 45 और 47 की जो डिस्क्रिपेंसी है उसको खत्म करने में एक किरदार अदा करें, ताकि ये चीज जो अवाम का दिल का बोझ है और अवाम जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे इस हुकूमत को एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इसलिए ये जो दबाव है, रानी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अवाम मुतमईन नहीं है और बिल्कुल ये दबाव है। तो आपको लगता है कि इस दबाव के होते हुए मौजूदा हुकूमत
अगेन आपसे कोई तारीख नहीं मांग रहे, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, या फिर हम आने वाले 26 के अंदर जिसमें हम मौजूद हैं, या फिर 27 में कोई हम नए इलेक्शन देख रहे होंगे? मैं तो ये महसूस करता हूं कि नए इलेक्शन से पहले जो जरूरत है वो तो ये समझ की है कि इन्हीं इलेक्शंस को करेक्ट किया है। अच्छा। और इसके तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, इदारों के पास मौजूद हैं। दुरानी साहब कौन करेगा? सिकंदर सुल्तान राजा साहब करेंगे? देखें जी, राजा साहब नहीं करेंगे, राजा साहब नहीं करेंगे तो उन्हें करना पड़ेगा। और वैसे तो वो तो वैसे ही रिटायर हो चुके हुए किसी ऐसे इंसान को ले आए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, तो हुकूमत खुद ही ले आए तो अपना साथ अच्छा कर लेगी। वरना ये है कि अगर पूरा निजाम कोलैप्स करता है और एक पूरे का पूरा सिस्टम जो है बैठता है, तो वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। मतलब हर रोज के इलेक्शंस जो होते हैं ये भी कौम के लिए बड़ा एक सानिया होते हैं। इसी तरह से देखें 26वीं आईनी तरमीम हुई, अदालतें जो है, हुकूमत ने तासुर ये दिया कि जी हम किसी और के कहने पे कर रहे हैं, और अदालतों का पूरा अख्तियार हुकूमत ने समेट के अपने अपने कारपेट के नीचे डाल लिया। अब ये है कि वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से जो है कोई सांस ना ले। और फिर यह है कि हर चीज के अंदर मतलब 9 मई को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया इस तरीके से कि उसमें से कुछ भी ना निकले और कुछ हो भी ना, किसी को रिलीफ। दुरानी साहब, आपने 9 मई की बात की सर, अभी कल ही बड़ा शोर मचा हुआ है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है, उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब 9 मई में उनकी मौजूदगी साबित हो रही है सुहेल आफरीदी की, जबकि वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो मार्च की मेरी तस्वीर है उसी साल की, और ये तो जमान पाक के बाहर की है। वो कहते हैं कि मार्च जो है वो मई से आगे जाकर आता है। भैया देखिए, हुकूमत का तो आप ये अंदाजा करें कि कई 100 केसेस बनाए हैं इन्होंने 9 मई के ऊपर। किसने बनाए हैं? हुकूमत ने बनाए हैं, पुलिस ने बनाए हैं, हुकूमती इदारों ने बनाए हैं। लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं बनाया जिसको किसी ढंग से किसी असल मुजरिम को सजा दी जा सके। देखें, इसमें एग्रीव्ड पार्टी तो हमारे इदारे हैं ना, हमारी फौज है, और उसको रिलीफ देना और उसके मुकदमात को अच्छे तरीके पर लड़ना और पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हुकूमत ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सर जिम्मेदारी क्या दुरानी साहब पूरी की? माजरत के साथ नाअहली का मुजाहरा किया। मतलब 9 मई की प्लानिंग हो रही है, इमरान खान प्लानिंग कर रहे हैं और एक कांस्टेबल टेबल के नीचे छुप के उनकी सारी प्लानिंग सुन रहा है। इस तरह के मुकदमात है। ये मुकदमात इसलिए नहीं थे कि किसी को वाकई उसके जुर्म की सजा दी जाती, ये इसलिए थी कि किसी का मीडिया ट्रायल करके और इदारों को खुद जो है वो हल्का किया जाए। इदारा आपसे कह रहा है भी उन लोगों को सजा दो जो मुजरिम है, और आप 15-15 केसेस में एक ही बंदे को 15 शहरों के अंदर एक ही वक्त डाल रहे हैं। मतलब क्या है आपका? हर एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं आप, कोई हकीकी जो बिल्डअप है वो नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये जो सारे इकदाम, अभी वही केस ये आपने भी देख लिया कि फॉरेंसिक का इदारा जो कि एक अच्छा इदारा है लाहौर का, उसको भी किसी और तरफ डाल दिया। अब ये मैं समझता हूं कि इस सारी सूरत हाल में जो आज के हालात है, इसमें हुकूमत का रवैया जो है वो तो है ना रहने वाला। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। हुकूमत का रवैया नॉन परफॉर्मिंग है इस वक्त। और साथ ही साथ ये है कि मुल्क के अंदर करप्शन से लेके हर जो मतलब हर वीकनेस जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो ऐसी सूरत के अंदर अवाम में जो अनरेस्ट पैदा हो रहा है, और बैनुल-अक़वामी तौर पे तो इतने इस वक्त क्रूशल हालात हैं जिसमें से हमारा मुल्क इस वक्त बैठा हुआ है। एक तरफ ईरान देखें, दूसरी दुनिया के हालात। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये कि ये बड़ा ही एक चैलेंज है हुकूमत के लिए कि वो इसमें ऐसा आपको या मेंड करें, या वो कहते हैं ना, या परफॉर्म करो या रास्ता दो। मतलब रास्ते को, आवाम के रास्ते से हट जाओ ताकि मुल्क जो है आगे चल सके। तो ये एक इस वक्त की कैफियत है जिसको अगर हुकूमत महसूस नहीं करती तो फिर भी वो अपने साथ ही ज्यादती कर रही है। और दुरानी साहब ये बताइएगा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, कोई रास्ता निकल रहा है? बैरिस्टर सैफ, अब आपको पता है वो अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ दिहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं और इमरान खान ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बातचीत की जाए। तो आपको लगता है कि कोई रास्ता आने वाले दिनों के अंदर निकल रहा है? बैरिस्टर सैफ जो दावा कर रहे हैं। देखिए, बैरिस्टर सैफ जो है उनका मतलब मेरा तो उनसे दिहाइयों से भी ज्यादा मतलब कई दिहाइयों का ताल्लुक है। मैं उनको जानता हूँ। वो एक रिस्पॉन्सिबल
फर्क है, और जी। मुझे ये भी पता है कि खान साहब ने किस किस वक्त उनको क्या क्या कुछ कहा है। अच्छा। तो मैं ये कहना कि जी खान साहब जो है वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो किसी किस्म का डायलॉग नहीं चाहते, ये गलत है। खान साहब की ये है, वो डील नहीं चाहते, लेकिन डायलॉग तो चाहते हैं। अब सही। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त डायलॉग का तरीका ये नहीं है कि बाहर चलते हुए कुछ अफराद जो है वो कहे जी हम डायलॉग करेंगे, हमें इख्तियार है। असल डायलॉग का तरीका ये है कि वजीर हुँ, आजम, सदर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो हुँ, जेल में कैद जो सियासी कैदी हैं उनसे डायरेक्ट राब्ता करें। और यही बात हमारे जो नेशनल डायलॉग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें यही बात सबने की कि भाई इस वक्त तो जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत जो है वो जेल में मौजूद लोगों से राब्ता करे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करे, जिसमें से मैं समझता हूँ कि ठीक। दो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई भी हैं, कराची वाला और लाहौर वाले में एक हुँ, पॉजिटिव चीज आई है। अब इन्हें ये चाहिए कि खवातीन है, डॉक्टर साहिबा है, जी। बुशरा बीबी है, उनको हुकूमत को रिहा करना चाहिए ताकि एक हुँ, पुलिंग इफेक्ट पैदा हो। और इससे हुँ, आगे बढ़ते हुए जेल के साथ, अब देखिए अगर आज आप किसी साहब से बात करना शुरू कर देते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, सही। वो पहले कहेंगे जी पहले हमें मुलाकात कराओ, मुलाकात हुँ, करके आएंगे तो फिर कहेंगे जी 1 मिनट बात करेंगे, फिर कहेंगे जी हम जरा मुलाकात करके पूछ के आ जाए। तो जी। ये मुलाकात का तरीका नहीं होता। भुट्टो साहब ने जो मुज़ाकरात किए थे 77 में, वो हुँ, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। आप लोग उस वक्त का जो रिकॉर्ड है न्यूज़ का वो निकाल के देख लें कि उन्होंने अपने वो मुखालफिन जिनको उन्होंने जेलों में डाला हुआ था, जी। जिनमें दहशत गर्दी से लेके भैंस चोरी तक हर मुकदमा होता, आजकल तो हार चोरी का है, उस वक्त भैंस चोरी के बनते थे, वो सब कुछ बनाए हुए थे। लेकिन उसके बावजूद उनको बुलाया, उनको सामने बिठाया और सामने बिल्कुल, बिठा के उनको बातचीत बुलाया, की और उनसे कामयाब। बातचीत की और बदतरीन मुखालिफों के साथ भी जनाब डायलॉग किए गए और जिस तरह से आपने बात की कि मतलब डील नहीं चाहते लेकिन डायलॉग तो वो चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे, बता रहे थे कि आने वाले दिनों में जनाब क्या कुछ हो सकता है और हुकूमत के लिए मुश्किलात जो बढ़ने की खबरें हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है, हुकूमत पर कितना दबाव है परफॉर्म करने का, ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, अवाम को मुतमईन किया जा सके। अवाम जो बढ़ती महंगाई के हाथों परेशान है और मौशी अदम इस्तेहकाम है, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो तहरीक इंसाफ है, अब सुहेल आफरीदी तो ये कह चुके हैं कि जनाब अब वो बाकायदा तौर पर कराची का दौरा करेंगे आने वाले दिनों में। और 8 फरवरी के लिए जो मोमेंटम बनाया जा रहा है, अब देखना ये कि अपना नाम भी उनका पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में जो डिटेल आई है उसमें सामने आ चुका है 9 मई के मामले के हवाले से। तो देखना है कि मुश्किलात बढ़ती हैं या फिर वो 8 फरवरी को कोई एहतजाज कर पाते हैं। जिस तरह से दावा है कि पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, इस हवाले से आपको जनाब आगाह रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमको तो अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। उर्दू अदब के शोरा आफाक शायर अहमद फराज का आज 95वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अहमद फराज की शायरी मोहब्बत, मुसाहमत, इंसान दोस्ती और सच्चाई की अलामत समझी जाती है, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उन्हें बेपनाह मकबूलियत दिलाई। तमगा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड जैसे बड़े एजाज़ात हासिल करने वाले शायर 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। उनका असल नाम तो सैयद अहमद शाह था। अहमद फराज को ज़माना तालिब इल्मी से ही शायरी से गहरा शगफ था। उनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा उस वक्त शाया हुआ जब वो BA के तालिब इल्म थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद अहमद फराज ने तदरीस के शोबे से भी वाबस्तगी इख्तियार की। अब बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद बहुत सारे मौज़ूआत बाकी हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में ख़वातीन की सेहत को दरपेश मसाइल में एक मसला ऐसा है जो ना सिर्फ बहुत आम है बल्कि ख़तरनाक हद तक नज़रअंदाज भी किया जाता है, और वो मसला है खून की कमी का। आदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरी औरत आयरन की कमी का शिकार है। मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि थकन होना, चक्कर आना, कमज़ोरी और सांस फूलने जैसी अलामात को अक्सर रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारी रोज़मर्रा की खुराक वाकई ग़िज़ाइयत से भरपूर है? क्या बार बार हमल और मुनासिब वक्फे का ना होना ख़वातीन को अंदर से कमज़ोर कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या माँ की कमज़ोरी आने वाली नस्लों की सेहत पर भी असर डाल रही है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील मेहरवी साहब। जमील मेहरवी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में।
सबसे पहले तो सर हमें ये बताइएगा कि खून की जो कमी है ये होती क्यों है क्या, और ख़वातीन में ही ये ज़्यादा क्यों पाई जाती है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है इस हवाले से कि बैलेंस डाइट नहीं है हमारी। अच्छा। खुराक जो है ना वो बैलेंस नहीं है। बॉडी के अंदर हमारे लाइफ ऑर्गन्स 3 हैं, दिल, जिगर और दिमाग। यानी एक का ताल्लुक असाब से है, एक का ताल्लुक हमारे उजलात से, एक का ताल्लुक हमारे ग्लैंड से, गदूद से है। सही। अब तीनों की खुराक जो है ना वो बैलेंस होनी चाहिए। दिमाग जो है उसकी खुराक बलगमी रतूबात है, और जो दिल है उसका चिकनाई, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रोल यानी जो देसी घी है, मक्खन है, या हलाल हवानी जानवर में अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए फ़ैट रखा है, ठीक, वो है। और उसके बाद हमारा जिगर है जिसकी खुराक सुफरा है, बाइल है। अच्छा। अब तीनों को अगर हम बाहर से डाइट बैलेंस करके लेंगे तो फिर तो हम तीनों लाइफ ऑर्गन्स के साथ बैलेंस रहेंगे और फिट रहेंगे, हिट रहेंगे वाली जो पोजीशन है बनेगी। अगर हम किसी एक ग्रुप की ज्यादती कर रहे हैं, यानी 3 ग्रुप है ना खुराक के, 3 लाइफ ऑर्गन्स हैं, तो अगर हम किसी एक ग्रुप की ज्यादती किए हुए हैं और दूसरे और तीसरे ग्रुप को हमने पीछे रखा हुआ है और तीसरे वाले को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, सही। तो फिर मसले ये बने हुए हैं। हमारे इस वक्त जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो असाबी उजलाती हुए हैं, यानी वो चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जी, चाय बहुत पी रहे हैं, उसके बाद आप देख लें कि आलू है, गोभी है, मटर है, उसके बाद फिर पालक है, उसके बाद फिर बैंगन है, और उसके बाद चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और बारबेक्यू है, और फ्राई की हुई चीज़ें हैं, तली हुई हैं, आलू के चिप्स हैं। ठीक। सो हम ये एक चीज़ों को तो हम मतलब इसमें चने की दाल भी आ गई, माश की दाल भी आ गई, लेकिन दूसरी साइड पे हमारे यहाँ जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है, मेथी है, हमने इन चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है, या बहुत कम लेते हैं, या मुंह बना के लेते हैं, या बन जाए तो कहते हैं जी ठंडी तासीर वाली हाँ, सब्जियां ये जो आप- किसने, हाँ, तो हमने वो वाली चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है। ठीक। तो एक तो वो वजह है। फिर उसके बाद वो इम्बैलेंसमेंट जो हमारी होती है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक में एसिडिटी, तेज़ाबियत पैदा हो रही, वही तेज़ाबियत हमारे जिगर पे इफेक्ट कर रही। दूसरा, कौम रात को मगरिब के बाद रात गए तक जो खाते रहते हैं अंधेरा होने के बाद भी, ये पूरी रात हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक रात को भी वर्क करता रहता है, और दिन को फिर हम जब आँख खुलती है तो फिर हम रेस्ट ही देने को तैयार नहीं तो होते। उसको रेस्ट नहीं। दूसरा, खुराक रात को लिवर फैटी आएगा जब आप देर से खाएंगे, तो लिवर फैटी होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी, लिवर अपना फंक्शन कैसे जो है ना वो रोल प्ले नहीं अदा कर सकेगा ना, तो उसकी वजह से बेशुमार मसले हैं। और वही जो टॉक्सिस पॉइजन्स हैं वो आपके ब्लड तक, बल्कि आपकी बोन मैरो तक जाके हड्डी के अंदर जो गूदा होता है उसके अंदर सेल तक को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से एनीमिया आ रहा है। तो ये जो ख़वातीन कह रही होती हैं कमर में बड़ा दर्द है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उसकी एक रीज़न ये भी है। उसकी रीज़न यही आएगी ना कि हम अगर बैलेंस करेंगे डाइट को तो फिर मसले सारे हमारे सीधे रहेंगे, और बैक टू नेचर यानी फितरत और नेचर के करीब रहकर ज़िंदगी गुजारने वाला जो करने वाला जो तरीका अल्लाह ताला ने दिया है ना, हमें उस पर अमल करना है। ज़िंदगी गुजारने का नहीं, करने का तरीका जो है उस पर अमल करना है। फिर वही बात आ गई जो हम पहले भी कर चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाने जो है वो फ्रिजों में रख के खाते हैं, बासी करके खाते हैं, तो बासी चीज़ें जो है वो तो है ही नहीं उसमें कहीं भी। सहूलत पसंद हो गए हैं, कोई हफ्ते का इकट्ठा बना के रख लेते हैं, कोई 4-5 दिन का, और फिर वो निकाल के खाते रहते हैं। तो सर वो जब आप उसको दोबारा गर्म करेंगे और फिर खाएंगे, फिर रखेंगे, फिर निकालेंगे फ्रिज से, फिर उसको खाएंगे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी उसको? जो फ्रेश है, उम्दा है, तरोताज़ा है, उसकी बात कुछ और है जी। तो हमें एक तो वो है। दूसरा, हमारे यहाँ के अभी भी हम जो है ना वो कहते हैं कि जी लस्सी भी होनी चाहिए, दही की लस्सी होनी चाहिए, दही भी खाना है। तो हरारत वाली चीज़ें हम नहीं ले रहे, जैसे चलगोज़ा है, पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, जी, ठीक है ना, किशमिश है, इन चीज़ों को भी हमें अपनी बॉडी में इंटेक करना है। बकरे के गोश्त की यखनी, गर्दन का गोश्त लें, थोड़ा सा उसकी यखनी बनाएं, और यखनी जो है वो पीनी चाहिए। वो सिर्फ सर्दियों में ही नहीं है, मतलब वो आप पूरे साल में जब मर्जी चाहे पी सकते हैं। बड़ा आपका इंपॉर्टेंट नुक्ता है जमील साहब, ये कसाई से पूछें गर्दन की अहमियत। हाँ जाहिर है। कुर्बानी के दिन वो जिस तरह गायब करता है ना गर्दन, जी ऐसी, तो वो वाली पोजीशन है, वो उसकी यखनी पी जाए देसी घी और काली मिर्च के साथ बना के, तो आपको ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पे एक ट्रेंड आया हुआ है कि नहीं जी आपने ना हमने ताकत की ड्रिपें लगवानी है। हाँ जी। भाई ताकत की ड्रिप में अगर वो ताकत होती तो फिर वो वापस एम्बुलेंस या गाड़ी पे ना जा रहा था। तो वो अच्छा बहरवी साहब, ये तो आपने बताई है कि कौन सी चीज़ों की हम ज्यादती कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा रहे। अब आपने जो जितने भी ऑर्गन्स बताए उस हवाले से हमें बताएं कि बैलेंस डाइट होनी क्या चाहिए।
सर जो चीज़ें आसान लफ्ज़ों में जी। 3 सफ़े ले लें, हाँ जी। वाइट पेज ले लें, ये जो A4 साइज़ का होता है जैसे फोटोकॉपी वाला पेज होता है, वो आप 3 सफ़े ले लें, 1 2 3 लिख लें, ऊपर नंबर 1 2 और 3। 1 नंबर पे आप अपनी वो चीज़ें लिखें जो आप ज़्यादा खाते हैं, ठीक। 2 पे वो लिखें जो आप मीडियोकर सी दरमियानी सी खाते हैं, पेज नंबर 3 पे वो लिखें जो आप बिल्कुल बहुत कम मुंह बना के खाते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते, इग्नोर करते हैं, तो उन चीज़ों को वहाँ लिख लें। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। ठीक तो है। अब 1 को 3 कर दें, 3 को 1 कर लें, उस पे आ जाएं तो आप ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लें। ओके। एक तो ये, दूसरा इसके लिए जो हमारे यहाँ जितना भी ये मसला, इसमें एक और है कि ख़वातीन कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनको करवाया जाता है, गलत है, उनको इतनी कैल्शियम नहीं लेनी चाहिए, वो भी दही की तरह से ही तासीर रखती है, लस्सी की तरह से ही कैल्शियम तासीर रखती है, और फिर वो चूना है, कली है, उसको पीस के तो पाउडर बना के तो गोलियाँ और सैशे पैकेट्स हैं। एक तो वो है, दूसरा इनको मुख्तलिफ किस्म के जो विटामिन्स दिए जाते हैं ना, उससे बाहर निकलें, नेचर और फूड और जो हमारा खुराक है उसमें जो फल है उन चीज़ों की तरफ आएंगे। जमील साहब कहते हैं कि खुराक हम कितनी खा लेंगे, खुराक से तो चीज़ें पूरी नहीं होती हमारी, वो फिर भी कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती है। सर जब आप डाइट को बैलेंस करके और उन चीज़ों को लेना, जैसे अभी हमने बात की है, तो फिर आपका सारा, मैंने आज तक कभी कोई विटामिन नहीं लिया, अच्छा। कभी कोई कैल्शियम नहीं ली, कभी कोई विटामिन, कभी कोई फूड सप्लीमेंट नहीं लिया। ज़बरदस्त। ठीक है, बात ये है कि एक तो वो हमें देखना है, दूसरा हमें इसके लिए जो है ना अदरक, ज़ीरा और लौंग, 3 चीज़ों का कहवा बहुत अच्छा है। लौंग 3 अदद लौंग ले लें, ठीक। आप हाफ टी स्पून ज़ीरा ले लें और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का ना, ये एक पोर होता है ना हमारा उंगली का, जी। एक पोटा या पोर जिसको कहते हैं, इतना अदरक का टुकड़ा, छिलका उसको उतार के ऊपर से, तो उसको मोटा मोटा काट लें। तीनों चीज़ों को आप एक गिलास पानी में डालें, चूल्हे पे रखें, इसको उबालें। जब ये पकते हुए पानी आधा गिलास रह जाए तो आपका 1 कप कहवा तैयार है। शहद डालिए और इसको रोज़ाना 2-3 दफ़ा पिए, तो आपके जिस्म में ना वो बूस्ट होगी एनर्जी, और आपके हरारत आएगी, और हरारत ने आपकी चीज़ों को जो है ना वो डेवलप करना है। उसके बाद बकरे की कलेजी बहुत अच्छी है इस मामले में। अच्छा। कि एक तो उसको बतौर सालन जो है ना वो शोरबे वाली बना के कलेजी जो है उसको पका के खाया जाए, शोरबे वाला सालन के तौर पे। और दूसरा ये होता है कि इसको कलेजी लेके आए और इसको कट्स लगाए, इस पे कट लगा के ना बारीक बारीक छोटे छोटे इसको ना, वो जैसे कीमे के पीसेस होते हैं, इस तरह इसको बारीक बारीक कर लें। अच्छा। और इसको फिर उसके बाद तवे पे रख के ना, खुशक तवे के ऊपर आप इसको आंच दें नीचे से और इसको जलाएं, इसको ज़रा पकने दें, थोड़ा सा हिलाते रहें और इसको करते रहें, ये नीचे ना लगे, बस उस पर आप ज़रा इसको हिलाते रहें। तो ये इसके अंदर जो पानी होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और उसके बाद खाली कलेजी जो है ना वो ड्राई होके उसकी वो जो छोटे छोटे पीसेज है वो रह जाएगी। उसके बाद आप उसको नीचे उतार लें और उसके बाद आप उसको किसी भी खरल में अच्छी तरह उसको कूट के ना उसका पाउडर बना लें। अच्छा, पाउडर बनाना? जी, पाउडर बना लें उसका। और इसका हाफ टी स्पून या एक चम्मच जो है वो चाय वाला, ये 2-3 टाइम अगर इसको हम इसके पाउडर को लें, कलेजी का पाउडर बना के, तो ये जितनी तेजी से आपके HB लेवल को बेहतर करेगा, जितना अच्छा ये आपके खून की कमी को पूरा करेगा, इतनी अच्छी और कोई चीज़ आपके लिए नहीं। बुजुर्ग खाया करते थे कलेजी, हाँ, कि इससे खून आपका जो है वो बढ़ता है। इसी तरह से चुकंदर है, उसका जूस है, उसके बाद फिर मौसमी है आपके लिए, केला है, उसके बाद नाशपाती है, अंगूर सुंदरखानी है, मतलब ऐसी चीज़ों को। लेकिन वो अगर अभी हम बात करेंगे चिलगोज़े की बात की है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स महंगा बहुत है, बहुत महंगा है। ओ भाई, ड्रिप जब आप लगवाते हैं ना, एक ड्रिप लगवाते हैं ना ताकत की, तो आपका 3 से 5 हज़ार रुपया लग जाता है। ठीक है, अभी आपको कोई इतना सा डब्बा दूध, कोई फूड सप्लीमेंट या कोई दूध का डब्बा, कोई ऐसी चीजें लिख दे दे कि आप ये खाएं जी आपका खून बढ़ जाएगा, तो उससे बड़ा या नहीं बड़ा, लेकिन आपका 8-10 हज़ार 5 हज़ार वहां भी चला साहब, ये बड़ा एक अहम नुक्ता भी है कि मतलब सप्लीमेंट्स की तरफ लगा दिया गया बेहतर, एक वाइटामिन सप्लीमेंट्स, यंग भी खा रहे हैं, को थोड़े से बड़े हैं वो भी खा रहे हैं, सबको इस पे लगा दिया गया, डाइट नहीं ले रहे, ये चीजें ले रहे हैं। वो एक्चुअली ये है कि वहाँ पे तो किसी को पैसा कमाना है और किसी को उसका वो आला कार बनना है, तो वो आला कार बना हुआ है ना, सहूलतकार फैसिलिटेटर है, पीछे पेन किसी और के हाथ में जो हमें नजर नहीं आता, तो वो लिख रहा है और उसको उसका कोई बेनिफिट आ रहा है, तो हमें उसकी बजाय नेचुरल जो चीज़ें हैं उसकी तरफ रहना। अभी फर्क से हम कहें ना कि पिस्ता जो है ये इसको लेना चाहिए, बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी 3-4 हज़ार रुपये किलो है, कैसे लें? तो ये एक पिज़्ज़ा कितने का लेते हैं, सवाल ये, वो खा जाते हैं। बर्गर इनसे पूछें तो वो कहेंगे जी हम तो 2-2.5 हज़ार रुपये का एक बर्गर लेते हैं, बड़े वाला जंबो, तो वो बर्गर एक ले लेना है, उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स लेने हैं, वो मील बनाना है, साथ फ्राइज लेने हैं और पूरा जी फ्रेंच फ्राइज लेने हैं,
तो मुझे ये बताएं कि फिर आपका सिस्टम क्या करेगा? आपको ताकत देगा, आपको एनर्जी देगा? वो तो उल्टा आप अपने सिस्टम को इंगेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जैसे आजकल धुंध है तो आप कहीं निकलें तो आपको फॉग में कुछ नजर नहीं आता ना कहीं आप टकराए होते हैं, कोई मसला बना होता है। तो इसी तरह से आप अपने ब्लड को जो है ना वो फॉगी कर रहे हैं, ऐसे पॉइजन टॉक्सिस बॉडी में पैदा कर। मेहरवी साहब, हमारा जो टॉपिक है ना ये फीमेल स्पेसिफिक है, तो एक चीज अंडा बहुत गलत है इसमें, ये जो वलायती अंडा है ये बड़ा सारे प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, लेकिन हम उस पे ऊपर लगे हुए हैं कि नहीं जी वो देसी नहीं मिलता तो क्या करें। भाई नहीं मिलता तो गलत खा के तो ना अंडे जैसा जो है उसको खा के तो आप समझते हैं कि शायद हमें देसी वाले वो आएगा। इसमें हम इसको समझते हैं कि प्रोटीन है, शायद इसमें कोई प्रोटीन नहीं। प्रोटीन ना इसमें वलायती अंडे में है ना वलायती मुर्गी में। कुछ लोग चिकन को प्रोटीन समझ के ले रहे हैं। तो जमील साहब, ये जो फिर जितनी रिसर्चेस होती हैं ये फिर पोल्ट्री एसोसिएशन करवाती है कि जनाब ब्रायलर से देसी चिकन जितने ही इसमें फवायद हैं उतनी प्रोटीन अंडे में है, उतनी कि जो पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन है मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। पिछले दिनों भी हम किसी जगह पे कटे थे, कहते ये वो बंदा है जिसने हमें खींचा हुआ है काफ़ी कौम को सीधा रास्ता बता रहे। बात यह है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत आती हैं या गलत बनाई जाती हैं और उनको फ्लोट किया जाता है ना, जैसे संडे हो या मंडे तो कहते हैं रोज़ खाओ अंडे, एक जुमला दे दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि नहीं भाई सॉरी, संडे हो या मंडे मत खाओ वलायती अंडे। ओके, अंडा खाओ लेकिन फिर मुर्गियां रखो ना घर में। अच्छा, तो उसके मुर्गियां रखो, मुर्गा भी रखो। नहीं आता नहीं मिलता तो जरूरी नहीं है कि हमें देसी नहीं मिल रहा तो फिर हम वलायती अंडा जो अंडे जैसा है अंडा नहीं है। अंडा अगर वो हो तो आप उसमें से बताएं कि बच्चा निकलेगा, उसमें तो बच्चा नहीं निकला। चलें जी, खुराक अपनी ही सही करने की ज़रूरत है, पैटर्न ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जमील मेहरवी साहब आपकी आमद का भी, और आपने बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, टिप्स भी बताई हैं लोगों को। और जनाब बैक टू नेचर सबसे बेहतरीन चीज़ यही है, बजाय आप बड़े बड़े डब्बे खरीदें हज़ारों रुपए के वाइटामिन्स के, जनाब आप डेली सप्लीमेंट्स खाएं और कहें कि आपकी सारी कमियां पूरी हो गई हैं। उसकी बजाय जनाब आप डाइट के ज़रिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो लें, इनका इंटेक करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसान हमेशा से ही ये जानने का ख्वाहिशमंद रहा है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या हालात हक में होंगे या ज़िंदगी कोई नया मोड़ लेने वाली है। ये बात अपनी जगह, मगर गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और आने वाला हर लम्हा उसी के इल्म में है। तो आइए जानते हैं कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद साहब। दाऊद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। दाऊद साहब, एरीज वालों से आगाज़ करते हैं और एरीज वालों का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? बहुत शुक्रिया आपका। इस वीक में 4 बुरूज के लिए खुशकिस्मती और 2 बुरूज को एहतियात करना है। कैसी एनर्जी रहेगी, स्टोरी ऑफ द वीक के साथ साथ जॉब, बिजनेस, कैरियर और हेल्थ की बात भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एरीज बुर्ज अमल। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो अपने आप से फाइट कर रहे हैं। बिलाशुबा ये किस तरह की फाइट हो सकती है, कुछ चीज़ें नेगेटिविटी के साथ मौजूद हैं जिनको सही करने की कोशिश हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आप कामयाब हो ही जाएंगे। जॉब और बिजनेस की बात करूं, जॉब और बिजनेस में कुछ नया आगाज़ कर सकते हैं, पैसे आएंगे इंशाल्लाह जी। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कुछ थोड़ा सा डिले नज़र आता है। हेल्थ की बात करें तो जनाब हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कोई डिसीजन ले रहे हैं तलबा तालबात। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग करते हुए नजर आते हैं। पढ़ने के लिए या जलजलाली वाली इकराम 100 टाइम आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। टॉरस बुर्ज सौर, इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो टॉरस वाले इस वीक में प्रेशराइज्ड नजर आते हैं, कंफ्यूज नजर आते हैं किसी बात को लेकर। किस बात को ख्वाहिशें पूरी होने के लिए आपकी स्ट्रगल जारी है। बेहतर करने के लिए मामलात आप कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड कार्ड की एनर्जी आपकी स्टोरी में, आप बिल्कुल अपनी मामलात से मुतल्लिका कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। बात करें जॉब और बिजनेस की तो जॉब और बिजनेस में जिम्मेदारियों का बोझ, बर्डन, काम काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, इसकी प्लानिंग की ज़रूरत है। और मोहब्बत की बात करें तो जनाब मोहब्बत में किसी बात को दिल पर ना लें वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और जनाब बात करें हेल्थ की तो हेल्थ में क्लैरिटी है कि बिल्कुल वॉक करनी चाहिए, घर से बाहर निकलें और लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एजुकेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तलबा तालबात नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, 50-50 की एनर्जी है जनाब ट्रैवलिंग से मुतल्लिका। और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोजाना पढ़ना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्जोज़ा जेमिनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, कुछ बड़ा करने की कोशिश है, पेशेंस है, डिटर्मिनेशन है, कोशिश करें। खासकर घरेलू ख़वातीन भी कोशिश करें,
अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना या घर के मामलों पे तवज्जो देना, लोग भी अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश में हैं। और जनाब यहाँ पे कुछ मायूसी और उदासी तो है इस वीक में, किस हवाले से हो सकती है? अपनी फैमिली के हवाले से, फैमिली को बेहतर करने के लिए या घर को वक्त देना चाहिए। जॉब और बिजनेस की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, अच्छी एनर्जी है, अपने कामों को बड़ा अच्छा बूस्ट करते हुए नजर आते हैं। और जनाब बात करें मोहब्बत की, तो मोहब्बत में बैलेंस करने की कोशिश होगी। और बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ डिस्टर्ब नजर आती है। आप लोगों की एजुकेशन के मामलात भी डिस्टर्ब हैं इस वीक में, ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज सरतान, कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, जज्बाती नजर आते हैं, कामों में बड़ी स्पीड रहेगी, लेकिन बोल चाल में थोड़ा सा परहेज रखिएगा, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करिएगा। बिल्कुल 3 ऑफ कप की एनर्जी भी है, कामयाबी और अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिलेंगी आपको, अच्छी एनर्जी है, डिटर्मिनेशन काफी हाई नजर आता है। जॉब और बिजनेस की बात करें, बिल्कुल बेहतरीन अच्छी एनर्जी है, आपके हालात में एक चेंज पैसा आएगा। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में वालिदैन के फैसलों को फोकियत होगी, हेल्थ का ख्याल करिएगा, सेहत की डिस्टर्बेंस है, एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त हैं, ट्रैवल आप 50-50 की एनर्जी है, कोशिश हो जहां जरूरी हो वहां जाया जाए। फॉग की वजह से भी 50-50 बिल्कुल, यहाँ पे कुछ एनर्जी कुछ ऐसी ही है जनाब, ये कार्ड है आपकी। और जनाब बात करें पढ़ने के लिए, तो या जलजलाली वाले इकराम का वेट 100 टाइम आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकता है। बुर्ज असद, लियो बुर्ज असद वालों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी? बहुत अच्छा आगाज है लियो वालों का इस वीक में, काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे, पुराने कामों में भी एक बड़ा बूस्ट नजर आता है, खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, अपॉर्चुनिटीज है। और जनाब यहाँ पे ये वीक आपको खबरों से मुतल्लिका, एनर्जी से मुतल्लिका, कामों में एक बूस्ट से मुतल्लिका। जॉब और बिजनेस की बात करें, बिल्कुल अच्छी एनर्जी है, काम आएंगे, पैसा भी आएगा, आप बेहतर पोजीशन कायम कर लेंगे। मोहब्बत में कामयाबी इस वीक का अंदिया है। और बात करें एजुकेशन, बेहतरीन रहेगी। और सेहत की बात करें तो अपनी सेहत से मुतल्लिका आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और ट्रैवलिंग अभी एहतियात ही करनी चाहिए। और पढ़ने के लिए सूरह इखलास 41 टाइम आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज सुंबला, विर्गो वालों का हफ्ता। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आगाज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नेगेटिविटी किसी बात की ली हुई है, आप लोगों ने सुकून की तलाश और बेहतर पोजीशन फ्राइडे और सैटरडे संडे हो जाएगी, पहले थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस बेहतरीन रहेगा, कामों में मदद आएगी, हासदीन से बचना चाहिए आप लोगों को, मैरिज रिलेशन बेहतरीन रहेगा, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और जनाब पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एनर्जी आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी। बुर्ज मेज़ान, लिब्रा बुर्ज मेज़ान, आंसर हवा। लिब्रा वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? लिब्रा वाले इस वीक में बेहतर तरीके से आगाज करेंगे कामों, एक बड़े ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन नजर आता है। और जनाब काम पॉजिटिविटी, बड़े बेहतर हालात इस वीक में आपको मिलेंगे। लिब्रा वालों को चेंज, आप अपनी लाइफ से मतलब एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे इस वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने का वक्त सही यही है। और जनाब मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में अंधा एतमाद बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सा सोच समझ के फैसले, ऐसी बातें करनी है जिससे अंधा एतमाद आपको अंधा भी साबित कर सकता है। नहीं, जिससे आप बाद में परेशान ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जनाब। और बात करें हेल्थ की तो हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन के मामलात में ज़बरदस्त एनर्जी है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रूहानी सफ़र पेश आ सकता है। क्या बात। और पढ़ने के लिए या रहीमो या करीम 100 टाइम आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज अक्रब, स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, क्या एनर्जी नजर आती है? तो स्कॉर्पियन इस वीक में फैमिली से मुतल्लिका अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छे फीलिंग्स बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी है। सेकंड कार्ड की एनर्जी, हाँ यहाँ पे कुछ बात डबल माइंडेड कर रही है आपको, वो इस हवाले से ओवर थिंकिंग और एक्स्ट्रा सोचों का आना, जो आप बेहतर मामला करना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा इस वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बेहतरीन फैसले होंगे, कामयाब मामलात नजर आते हैं। मोहब्बत में कोई बड़ी खबर, ये खबर किस हवाले से हो सकती है? ये खबर कोई मंगनी, कोई प्यार, कोई रिश्तों से मुतल्लिका नजर आती है। हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन के मामलात में ज़बरदस्त एनर्जी है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम 41 टाइम पानी पे दम करके पीना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है?
देखिए जी, प्लानिंग है इस वीक में। आप अपने फ्यूचर और कामों से मुतल्लिका बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। स्पिरिचुअल से मुतल्लिका, रूहानियत से मुतल्लिका एक अच्छी एनर्जी आपको फील होगी। कुछ उदासी और मायूसी रहेगी, वो इस हवाले से कि आप कुछ चेंज चाहते हैं अपने मामला से मुतल्लिका, लेकिन उस तरह का चेंज अभी नहीं शायद हो पा रहा। जैसा कि जॉब और बिजनेस की बात करूं तो सुकून, पैसा आने की कोशिश की प्लानिंग, मोहब्बत में बेहतर पोजीशन रहेगी, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, एजुकेशन में अच्छी एनर्जी है। ट्रैवल अभी ना करें, वेट करें और पढ़ने के लिए लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी, बातें अपने तक रखें। चेंज अचानक और कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त नजर आती है। जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मैरिज में अच्छी एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी, हेल्थ डिस्टर्ब है, एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त रहेंगे, ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम 41 एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कामयाबी, पैसा, प्रेशर भी आप फील करेंगे, लेकिन फैमिली को वक्त, खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलेंगी। जॉब और बिजनेस में एहतियात, वो लोग जो आपसे चीटिंग करते हैं इस वीक में सामने आएंगे। मोहब्बत की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन के मामलात में अच्छी एनर्जी है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए सूरह नसर 3 मरतबा रोजाना पढ़िएगा, कामयाबी। लास्ट मंथ पाइसेस वालों का, पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, डायरेक्ट रीडिंग, बैलेंस कर रहे हैं। जॉब है तो बिजनेस भी साथ कर रहे हैं, लेकिन फजूल में लड़ाई झगड़ा बहस इस वीक में बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा। जॉब और बिजनेस में एहतियात इस हवाले से कि जो मामला चल रहे हैं उनको चलने दें, नई चीजें ऐड ना करें अभी। और मोहब्बत में डेविल मौजूद है, एहतियात करिएगा, आपके लिए एहतियात है ये वीक। हेल्थ सही है, ज़बरदस्त है, एजुकेशन में अच्छी एनर्जी है, ट्रैवल 50-50 की एनर्जी है और पढ़ने के लिए सूरह नास 11 मरतबा रोजाना की एनर्जी को आपको बूस्ट करेगा। पानी पे दम करके ये भी जरा कार्ड निकालें कि किस तरह की लड़ाई झगड़ों से आपको बचना चाहिए। किस तरह की लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, गुस्सा नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना, डिप्लोमेटिक तरीके से चलिएगा। क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक है दाऊद साहब, बहुत शुभक्का। और नाज़रीन, आपने जाना सितारों की रोशनी में, टैरो कार्ड्स की रोशनी में जनाब के ये हफ्ता आपके साथ क्या सलूक करने वाला है, किस तरह आपके साथ पेश आने वाला है। तो जनाब एहतियात बरतिएगा और जिस तरह से बताया गया उस रहनुमाई के ज़रिए जनाब अपने फ़ैसले लें, ताकि आपके जनाब ना सिर्फ आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर हो सके, बल्कि आपकी ज़िंदगी भी बड़ी बेहतरीन हो सके आपके मौजूदा फ़ैसलों की वजह से। अभी ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस मुलाहिज़ा करें, दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम देखें तो जनाब मौसम की अपडेट्स तो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि जनाब मौसम में क्या है। और इस वक्त शदीद मौसमियाती लपेट में है मुल्क और खून जमा देने वाली हवाएं और हद निगाह सिफर है। हुंजा की बात करें जहाँ पर -20 डिग्री ने सब कुछ मुंजमद कर दिया है। धुंध की सफ़ेद चादर के बायस घरों से निकलना मुहाल हो चुका है, लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। हमें भी आते हुए आज मुश्किल जनाब हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और विजिबिलिटी तकरीबन आप समझ लें कि कोई 50 से 100 मीटर के दरमियान जो है वो रह चुकी है। और सड़कों पर जो सफ़र है जनाब वो एक बाकायदा मुसीबत बन चुका है। तो सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, समंदर किनारे बसने वाला कराची भी इस वक्त ठिठर रहा है। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। और इस शदीद लहर का खात्मा कब होगा और ये धुंध क्या महज कुदरत का खेल है या फिर हमारी अपनी गलतियों का भी नतीजा है, जान लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात इरफान विर्क साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर गुड मॉर्निंग। कहिएगा कि क्या ये मामूल की सर्दी है? कहा जा रहा था कि लाहौर में शायद इतनी सर्दी नहीं पड़ेगी, 3 डिग्री तक टेम्परेचर गिरा, ये मामूल की है या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये कोई क्लाइमेट चेंज का शिकार हमें नजर आता है मौसम? देखें, जो सर्दियों का दौरानिया होता है, जनवरी ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है पाकिस्तान में। अभी भी आप देखें तो हमारे जो इस्लामाबाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लाहौर में आज का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह जो इसके गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर भी 1, 2, 3 इस तरह के टेम्परेचर जो है ना वो चल रहे हैं। सही। तो ये जो सर्दी के दिन है ये इसी तरह यहाँ पर सर्दी होती है। इसी तरह अगर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएं तो स्कर्दू में इस वक्त -13 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम टेम्परेचर जो है ना वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये जो हमारे इलाके हैं यहाँ पर इस तरह जो है ना जनवरी में सर्दी जो है ना वो पड़ती होती है। अच्छा इरफान साहब, हम हर साल ही देखते हैं धुंध का रोना भी रोते हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के दोस्त कहा करते थे, कभी बड़े फ़ख्र से बताते थे कि यहाँ पर धुंध नहीं पड़ती, लेकिन अब वहाँ पर भी धुंध पड़ना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। तो कोई इसका हल मौजूद है, इसका तोड़ मौजूद है?
देखिए, जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में जो धुंध है जी। वो पहले भी हुआ करती है, पिछले सालों में भी धुंध होती है। गो के कभी दिन कुछ 2-3 दिन ज्यादा हो जाते हैं, कभी 2-3 दिन कम हो जाते हैं। इतने ही दिन जो है ना ये धुंध के होते हैं, और इतने ही दिन जो है ना वो इस्लामाबाद में धुंध पड़ा करती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है जी। कि पिछले 3-4 रोज जो है ना वो धुंध के थे। अभी आज अगर आप देखें तो आज सनी है वेदर, धूप निकली हुई है, बिल्कुल जबरदस्त मौसम है। तो इसका जो आप कहते हैं ना तदारक, जी। तो तदारक जो है ना वो इसी तरह है कि लॉन्ग टर्म में जो है वो आप जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, नेचर के साथ हम लोग अगर छेड़छाड़ या इंसानी रवैये जो है वो इस तरह के हो कि नेचर को ना छेड़ा जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान साहब, बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें होनी चाहिए। ये भी बताइएगा कि इस धुंध में हम देख रहे हैं कि गले बहुत ज़्यादा लोगों के इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत इरिटेशन भी हो रही है। किस हद तक इसके अंदर जहरीली स्मॉग भी शामिल है जो कि हमारे गले को भी और फिर हमारे उसके ज़रिए फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? इरफान देखिए, साहब। ये जो हमारे पास जो फॉग की कैफियत है, अभी जो पहले था उसमें स्मोक का एलिमेंट ज्यादा था, स्मोक ज्यादा थी। लेकिन अब जो है वो नमी का तनासब काफी हद तक बढ़ चुका है। अब जो है स्मोक तो है, इतनी ज्यादा नहीं है। स्मोक अभी भी है, जब तक कोई हमारे पास इस तरह की सिचुएशन नहीं बन जाती, कोई बारिश अच्छी नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो है स्मोक जो है वो थोड़ी बहुत रहेगी। तो अभी वैसे स्मोक का एलिमेंट वो काफी हद तक कम हो गया है, फॉग का एलिमेंट ज्यादा हो गया है, और नमी का तनासब भी जो है ना हमारे पास जिन जिन इलाकों में फॉग हो रही है वहां पर नमी का तनासब भी 90% से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वाटर वेपर्स वहां पर ज्यादा है। अच्छा इरफान साहब, जिस तरह से आपने बताया कि लाहौर में कम से कम जो दर्जा हरारत है 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, कराची की बात करें तो कराची में पारा किस हद तक नीचे जा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों में कराची में जो दर्जा हरारत होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कम से कम दर्जा हरारत जी। होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड के प्लस बिल्कुल माइनस ठीक हो है। सकता है। बहुत शुक्रिया तो आपका। इरफान वेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि जनाब आने वाले दिनों में मौसम कैसा हो सकता है, क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और लाहौर में जनाब कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और मेरा ख्याल है अब वो लोग जो कहते थे कि अब वो वाली सर्दी नहीं रही, मेरा ख्याल है उन्हें जवाब सर्दी ने बहुत अच्छी तरह दे दिया है। लोग ठिठर भी रहे हैं, दांत भी बच रहे हैं। और इसी तरह कराची में भी हम देख रहे हैं कि जो पारा है वो मुसलसल कम होता चला जा रहा है। तो मौसम के हवाले से जनाब आपको आने वाले दिनों में भी आगाह रखेंगे ताकि आप अपने मामूलात उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, बात कर लेते हैं कि ख्वाब, मेहनत और फिर एक फैसला कुन है। पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्ज़ाम CSS में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और 4 फरवरी से ये सिलसिला शुरू होने वाला है। और देखा जाए तो जनाब इस मैदान में लाखों उम्मीदवार होंगे जो कि किस्मत आजमाई करेंगे। लेकिन CSS का इम्तिहान इल्म से भी ज़्यादा नर्व्स की गेम होती है। जीत तो सिर्फ उन चंद 100 उम्मीदवारों की ही होगी जिनके नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये वक्त जनाब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं आप उन्हें डाइजेस्ट करें, आप उन्हें पढ़ सकें और आप उन्हें याद भी कर सकें, बल्कि ये तो जो वक्त है ये स्मार्ट रिवीजन का है। रिसर्च ये बताती है कि 90% उम्मीदवार ऐसे में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि जनाब वो पैनिक भी कर जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि इस सब्जेक्ट को कितना वक्त दिया जाए, और सालों की मेहनत एक तरफ और इम्तिहान के आखिरी चंद दिन एक तरफ। तो अक्सर ज़हीन तलबा सिर्फ घबराहट की वजह से फ़ेल हो जाते हैं। आखिरी दिनों में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और अगर पहला पेपर आपका बुरा हो भी जाए तो जनाब खुद को कैसे संभालना है। तो आज हम जनाब मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स को कामयाबी का वो रोड मैप देंगे जो में नहीं मिलता। हमारे साथ मौजूद हैं CSS मेंटोर अहमद राना साहब, जो कि जनाब गुज़श्ता 15 सालों से CSS के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं, CSS और PMS क्वालिफाइड भी हैं और नोआ के लाहौर कैंपस के डायरेक्टर हैं। अहमद राना साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ये बताइए कि CSS का जनाब बड़ा गोल्डन टाइम चल रहा है, अब 1 माह से भी कम वक्त रह गया, तो ज़रा कुछ अच्छी सी टिप्स बताएं, क्या रूटीन होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, किसको ज़रा कम वक्त देना चाहिए? बहुत शुक्रिया उज़ैर सबसे पहले, और आज कुर्सी के इस तरफ बैठ के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपने जो सवाल किया कि गोल्डन टाइम चल रहा है CSS के एस्पिरेंट्स का, तो ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि 4 फरवरी को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है और इसमें सालों की मेहनत होती है।
और बच्चे शुरू दिन से ही इस एग्ज़ाम को ड्रीम कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की मोस्ट प्रेस्टिजियस और सुपीरियर सिविल सर्विस जो है इसको ज्वाइन करने की एक मुकाबला होता है जिसको आप मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं। और ये मुकाबला डे 1 से तो होता ही है, लेकिन ये जो लास्ट मंथ होता है इसमें आप डू एंड डाई सिचुएशन में भी होते हैं। जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि बहुत से तलबा इस टाइम पैनिक कर जाते हैं और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ ट्रूली अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई इस तरह से करना पड़ता है कि जो आपने मेहनत की है उसको आप रिटेन कर लें, उसको आप रिवाइज़ कर लें, उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत कुछ पढ़ना होता है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को अपनी फिंगर टिप्स पे लेके आने के लिए इस टाइम पे स्टूडेंट्स अपने जहन में एग्ज़ाम का दिन रखते हैं और एग्ज़ाम के दिन एक नर्व एग्ज़ाम है जिसमें आपने उसमें से गुजरना है। तो आपको बहुत कुछ रिटेन करने के लिए, आपको बहुत कुछ अपना पूरा साल ज़ाया ना हो जाए उसको उस दिन बहाल रखने के लिए कुछ हमें फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है, कुछ हमें मेंटल ट्रेनिंग से गुजरना होता है, फिजिकल ट्रेनिंग से भी गुजरना होता है। अपने डाइट प्लान को, अपने मेंटल स्ट्रेस को, सब चीज़ों को लेकर आपने उसमें अपेयर होना है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छा पढ़े हैं पूरा साल और बिफोर पेपर आपने ब्रेकफास्ट सही टाइम पे नहीं किया या आपने बिफोर पेपर्स आप बीमार हो गए खुदा ना खास्ता, तो आपका पूरा साल, क्योंकि एग्ज़ाम होना अगले साल फरवरी में, तो इस टाइम पे हमें बड़े कूल माइंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ अपेयर होना होता है। एक वर्ड मैं यूजुअली स्टूडेंट से कहता हूँ कि ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, ये पर्सनालिटी एग्ज़ाम। यानी इसमें आपको अपनी पर्सनालिटी को इतना कंपोज रखना है कि उसको अपना पढ़ा हुआ कैसे काम में लाना है ये उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए तलबा जो है इस टाइम पे, जैसे आपने हवाला दिया और 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने भी जा रहा है, तो इस टाइम पर मैं यही कहूँगा कि जो आपने पढ़ा है उसके लिए आपको एक फ्रेश माइंड की ज़रूरत है ताकि आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकें, उसको आप प्रोड्यूस कर सकें। उसके लिए अपनी रूटीन को अभी से उस जगह पे ले जाएं। सुबह 9 बजे पेपर में बैठना होगा। अब जैसे मेरी रूटीन है, मैं थोड़ा लेट भी उठ के आता हूँ, मैंने पेपर तो नहीं देने, लेकिन आज मॉर्निंग शो पे आने के बाद आज का पूरा दिन मुझ पे इम्पैक्ट करेगा क्योंकि मैंने अपनी रूटीन को डिस्टर्ब किया है। बिल्कुल ऐसे ही जिस दिन पेपर होगा, अगर आप उसी दिन 9 बजे उठे हैं या उसी दिन 9 बजे उठने की हैबिट पे गए हैं, तो फिर शायद आपका वो उसमें शायद आपकी एक मेंटल और ये बहुत अच्छी टिप है वैसे, आपका दिमाग भी 100% जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा, करेगा। तो आपको चाहिए कि अभी से आप सुबह के टाइम उठने की हैबिट बनाएं और जिस तरह से आपने पेपर में अपेयर होना है तो कंप्लीटली रिहर्सल पे चले जाएं उसी दिन की। बिल्कुल अहमद, यही मेरा सवाल था। मतलब हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि बहुत सारा एंड तक जनाब कोई नया नॉलेज जो है हम वो गेन करते रहें, लेकिन मेरा ख्याल है ये टाइम वो होता नहीं है जिसमें आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं इतना नॉलेज। मेरा ख्याल है जो आपने याद किया है आप उसको रिवाइज कर लें, उसी को यानी कहते हैं ना पक्का कर लें, वही बड़ी अहम चीज़ है आपके लिए। बिल्कुल सही उज़ैर, ऐसा ही है। यानी नई चीज़ पढ़ने से बेहतर है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। देखें, इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपडेट होने होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपडेट नहीं होने होते। सही। तो जो बात ये है कि इस टाइम नया पढ़ना, तो एक मिथ में ब्रेक करना चाहता हूँ कि यूजुअली ये कहा जाता है कि पेपर्स जो हैं वो दिसंबर में बन जाते हैं और दिसंबर के बाद जो चीज़ें अखबार में आ रही होती हैं वो नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन आई रिकमेंड कि जो बच्चा जितना अपडेटेड होगा उसका आंसर उतना ही अपडेटेड जाएगा और पेपर उसका चेक हो रहा होगा जाकर 2-3 महीने बाद, तो एग्जामिनर को ज़्यादा अपडेटेड तरीके से अपना एनालिसिस दे रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स पेपर। सो आखिरी दिन तक अपना नॉलेज सिर्फ अखबार से अपडेट करते रहें। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे जनरल साइंस है, साइंसेज हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री है या कुछ और एरियाज़ जो आपके ऑप्शनल्स के हैं, उनके अंदर इस वक्त नई क्रिएशन से बेहतर है कि जो आपने पढ़ लिया है उसको रिटेन करें। ये बड़ी आपने गोल्डन टिप दी है और टाइम ड्यूरेशन भी आपने बता दी है कि पेपर कहाँ बनता है, आपने किसके लिए तैयार करना है, खुद को प्रिपेयर करना है और एग्जामिनर आपके अंदर क्या देखेगा। अच्छा अहमद, CSS में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फेल होने की वजह सामने आती है वो ऐसे राइटिंग है, ऐसा क्यों? ऐसे राइटिंग, देखिए फेल आप किस चीज़ में, क्या ये आर्ट कितना मुश्किल है? मुश्किल वाला सवाल तो आएगा, लेकिन बात यह है कि आप फेल किस चीज़ में होते हैं जो आपको नहीं आती, बस ये इतनी ही सादा सी बात है। सो इंग्लिश ऐसे राइटिंग के हवाले से शायद तलबा या कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो 3, 4, 5 इंग्लिश एसेज जो है वो परफॉर्म करते हैं और उसके बाद छठा ऐसे जो है वो जाकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं। अच्छा। तो आई रिकमेंड कि कम से कम आपको 50-60 एसेज अपनी पूरी प्रेपरेशन में
फुली उसी तरह लिखने हैं जैसे आपने मेन पेपर में लिखने हैं, लेकिन इन 50-60 ऐसे से पहले आपको ये पढ़ना चाहिए कि इंग्लिश ऐसे होता क्या है, राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, उसके लिए आपको बेसिक ग्रामर अच्छी आनी चाहिए। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट जो अल्टीमेटली साल बाद आपको एक अच्छा राइटर बनाती और फिर कहीं जाके आप उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखें कि मेजॉरिटी जो है वो शायद इस प्रोसेस से गुजरे बगैर अपने आप को आजमाने चले जाते हैं एग्जाम में। ये आजमाने का एग्जाम नहीं है, इट इज़ अ कॉम्पिटिशन एग्जाम। आई यूज्ड टू से अबाउट इंग्लिश ऐसे कि आपको एक म्यूजिशियन बनना है जिसको ये पता हो कि किस साज को, किस तार को कब छेड़ना है मुझे, ना कि ये कि आप सारे तबले इकट्ठे बजाने लग जाएं तो आप एक शोर में चले जाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न। मैं शायद अपनी इस सारे तजर्बे को सम अप कर पाया हूँ कुछ वर्ड्स में कि इंग्लिश ऐसे फेल नहीं होता, जिसको नहीं आता उसका फेल होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद, CSS में हम देखते हैं पास होने वालों की शरह 2 से 3% तक ही रहती है। बहुत से उम्मीदवारों को शुरू में ये लगता है कि जनाब वो फेल हो जाएंगे, वो कर ही नहीं सकते। इस सेल्फ डाउट को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, कैसे किया जा सकता है? आप किस तरह से काउंसलिंग करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स? अच्छा उज़ैर, ये बात ठीक है कि जो रेशो है पास होने की वो 2 से 3% है, लेकिन इस 2 से 3% रेशो को अगर मैं फैक्चुअली आपसे डिस्कस करूं तो तकरीबन 30 से 25,000, 20,000, 18,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और अपेयर इतने होते हैं, अप्लाई ज़्यादा करते हैं। अपेयर होने के बाद बहुत से लोग बस आजमाने को चाहते हैं और दरमियान से लीव कर जाते हैं। कोई 8 से 10,000 कैंडिडेट 12 के 12 पेपर्स में फुली अपेयर्ड होता है। उसके अंदर जो प्रिपेयर स्टूडेंट है उसकी तादाद फिर कम है। अच्छा। तकरीबन 2,500 से 3,000 कैंडिडेट ऐसा होगा जो वाकई ही पूरा साल सिर्फ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बैठा होगा। वो कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप जॉब के साथ हैं या आप कोई और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आप काबिल हैं और आप एग्ज़ाम में बस अपेयर हो जाएंगे, वो कैंडिडेट्स मुकाबले के इम्तिहान में मुझे लगता है कि रेशो उनके पास होने की कम हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा 3-1,000 कैंडिडेट, यानी मुकाबला ही आपस में आप कह लेंगे 2-2,500 के अंदर बहुत कम बच्चों का ये असल मुकाबला, वो कैंडिडेट्स का जो वाकई ही अपने पूरे दिन को, अपने पूरे क्लॉक को इन किताबों से गुजारने में लगाते हैं, रियाज करते हैं ना, म्यूजिशियन बनते हैं ना, वो सारे दिन उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनको चीज़ें मिसालें आ याद रही हैं करनी सारी आती आज राना साहब। सो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम के बारे में ये राय रखता हूँ कि इस ईजीएस्ट एग्ज़ाम, शायद हमें ये नहीं पता कि करना कैसे है। सो पाकिस्तान में अंधों में काना राजा बनना बहुत आसान है। सो अगर ये तो 3-4 हज़ार हैं, एक तो ये बहुत पैशनेट है, डेडिकेटेड हैं और ट्रूली इसी को कर रहे हैं, तो इस वजह से फिर जब मुकाबला 3 से 4 हज़ार में आता है तो फिर उसमें 1500 से 1,000 के नज़दीक कैंडिडेट्स जो हैं वो तकरीबन क्वालिफाई करते हैं अच्छे नंबर्स के साथ। लेकिन इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग की वजह से फिर कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे इंग्लिश ऐसे का आपने जिक्र किया, उसकी मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। जब उसकी मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है तो फिर 400 से 500 बच्चा ही ऐसा निकलता है जो बेस्ट राइटर होता है। तो आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट को एक बेस्ट राइटर के तौर पे लेके जाना है, और वो शायद वो वही लेके जा पाते हैं जिसकी मैंने अभी बात की कि वो एक अच्छे तरीके से, जिसको इंग्लिश ऐसे आता है, यानी उसका एक पास पूरा आर्ट है, और इसके लिए जनाब इसको सीखने के लिए आपको आर्टिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि रियाज कब करना है और कब जनाब आपने परफॉर्म कोई ऐसा दुनिया का खेल नहीं है जिसको सीखे बगैर आप खेल सकते, आप खेल सकें। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं हम खुद ही कर लेंगे, खुद ही से करके, हम शुरू से भी खुद ही करते हैं या तैयारी एकेडमी भी नहीं गए, तो जनाब ये भी शायद हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन गाइडलाइन बड़ी ज़रूरी है। गाइडलाइन ज़रूरी है, ये बात आपने सही खुद ही कर दी। बिकॉज किसी इदारे में जाना, किसी शख्स के पास जाना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग गाइडलाइंस लेनी है। बिल्कुल, अपनी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको सक्सेस का जुनून, ये तो बेसिक रिक्विजिट्स हैं। लेकिन इसके बाद उस जुनून को कैसे लेके आना। आप आज यहाँ बैठे, मैं आपके शागिर्दों में हूँ, जब मैं कभी वहाँ बैठता था तो मुझे आपने भी जो जो चीज़ें सिखाई, हमने उनको उन्हीं लाइंस पे फॉलो किया। तो किसी भी फील्ड में मुझे लगता है कि आपको बगैर टीचर के, बगैर उस्ताद के, बगैर मुर्शद के तो शायद आपको चीज़ें नहीं मिलती। सो काइंड ऑफ यू अहमद। और बिल्कुल आप जिस तरह से लोगों को ये बताते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप क्लासेस लें बाकायदा, आपके लिए तो जनाब वो गाइडलाइन भी काफ़ी है। आप लोग रेकमेंड भी नहीं करते, बल्कि जो आने वाला है, और बड़ी नेक नियति से हमें पता भी है आपके सेटअप का कि आप किस तरह से उन्हें गाइड कर रहे होते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा अहमद, कमरा इम्तिहान में बैठे बैठे कोई भी पेपर हो, कोई जोन आउट हो जाता है, ब्लैक आउट हो जाता है, भूल जाता है कि भाई बैठा कहाँ है, करना क्या है, नर्व्स की गेम है, ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? क्योंकि आप तो इन बहुत सारे मराहिल से गुजरे हैं। अच्छा, इस टेक्निक और अबूर भी किया आपने। यस, ये टेक्निक के पेपर वाले दिन क्या करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपेयर ऑन 4th of February, जो अभी एग्ज़ाम आ रहा है, या जब भी कभी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाते हैं। देखें,
पहला जो रूल है इसके लिए हमेशा याद रखना है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस दिन आपका पेपर है उसकी रिहर्सल में आपको पहले से चले जाना चाहिए। ठीक। तो अगर आप सुबह उठने की आदी नहीं है तो आप सुबह उठने की आदत अपनाना शुरू कर दें आज से, और फिर अपना नाश्ता जो है वो सुबह टाइम से लेना भी शुरू कर दें, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होता है उस दिन आप पैनिक तो वैसे ही होते हैं, रात सारा आप परेशान होते हैं कि सुबह मेरा पेपर है, रात आपकी करवटें ले लेके गुजरेगी तो ज़ाहिर आपकी नींद भी ख़राब होगी। तो क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपने अपनी मेंटल, फिज़िकल, इंडिविजुअल मैनेजमेंट को खुद ख्याल करना है कि मैंने एग्ज़ाम से पहले एक सेहतमंद माइंड के साथ प्रॉपर आपने मैनेजमेंट करनी है। आप चाहे आपकी डाइट, मैं आपकी जो Yes, गुफ्तगू से अखज़ yes, कर पाया हूँ, yes, करेक्ट मी इफ आई एम yes, रॉन्ग, yes. कि डाइट में भी आपने अपने टाइम में भी अपनी Yes. रूटीन को आपने वैसे सेट करना है। अगर आपने उस दिन को रिहर्सल नहीं किया हुआ और वो दिन आपकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा आया कि आप सुबह सुबह भी उठे हैं और आप नाश्ता किए बगैर चले गए हैं, और आप नाश्ता करके कब गए हैं, आप घर से निकलते वक्त नाश्ता कर रहे हैं या घर से निकलने से 1 घंटा पहले नाश्ता कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बड़ा कंपोज होना चाहिए आपको इसके लिए। अच्छा, वेरी अहमद, वेरी कैलकुलेटेड। लेकिन अभी Very calculated, हाँ, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ें कबायतें हैं कि अगर आप नाश्ता अभी करके गए, एग्जाम में पहुंचते हैं तो बहुत से बच्चों को मैं देखा वॉमिटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि पैनिक भी साथ होता पैनिक भी कर है, रहे नाश्ता होते हैं। करने की हैबिट नहीं होती, या उनके कोई और इश्यूज होते हैं, एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है, Many बहुत कुछ हो रहा होता है, things, बहुत many सारे। things, अच्छा many अहमद, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा बड़े बड़े और सब्जेक्ट्स आपने चुन लिए होते हैं जिनका आपने कभी एक वर्ड भी नहीं पढ़ा होता। Very right. मैं बहुत नाम भी ले Very सकता हूँ right. लेकिन मैं नाम नहीं Very लेता। right. कुछ इस तरह के सब्जेक्ट आप उठा लेते हैं, कोई आपको कह रहा होता है किसी के मशवरे पे कि जी इसमें बड़े नंबर आते हैं, उनमें फिर आपके साथ बनता क्या है जाके, और किस तरह से आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो वाइजली चूज करना है? देखें, हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं जो हमारे रूम में रूममेट्स ने रखे होते हैं। अच्छा। या किसी शख्स की मुतासिर मैंने- होके रखते हाँ, हैं। मुतासिर होके रखते Okay. हैं, या मैंने किसी शख्स की वीडियो देखी और मैंने किसी शख्स से सुना कि उसने क्या क्या रखा हुआ था, मैंने एज इट इज़ वही रख लिए। ठीक। या हम एक और गलती करते हैं कि जिसमें हमने मास्टर्स किया, हम कोशिश करते हैं उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहें। तो देर आर 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स जो CSS में आपको ऑप्ट करने होते हैं। एक वो सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंसेस के होते हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के बगैर पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कुछ भी पढ़ा हुआ है और वो नए सब्जेक्ट्स ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें जो सोशल साइंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके। और एक साइंटिफिक या स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं कि उसके लिए आपको मास्टर्स ज़रूरी है। जैसे मैथ्स कम्युनिकेशन सोशल साइंसेस का, आप उसको खुद पढ़ेंगे, किताब आपसे बात करेगी, यानी वो चीज़ें ईजी हैं, लेकिन केमिस्ट्री आपसे बात नहीं करेगी, तो वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ वही कैंडिडेट्स रखें जिनका उन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है, और एक सब्जेक्ट ही ऐसा होगा जिसमें आपका मास्टर होगा, अदरवाइज आपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स नए रखने होते हैं। तो सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके एलोकेशन में, आपके आगे अहमद, merit मुझे में- लगता है आपने ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आपने एग्जामिनर की भी नफ्सियात समझा दी है, जिसने पेपर चेक करना है उसका भी बता दिया, बनाने वाले का भी, और स्टूडेंट को क्या करना है। लास्टली अहमद, मुझे ये बताइए कि ये तो चले जा रहे हैं एग्जाम्स में, अब जो अगला बैच आने वाला है, जो ख्वाब सजाए हुए हैं आंखों में जनाब, एस्पिरेंट्स हैं कि हमने भी CSS करना है, PMS करना है, कम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह से उन्हें आना चाहिए? क्या उनकी समत होनी चाहिए? क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए उज़ैर, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में मुझे लगता है इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद कि ये तो बहुत आसान एग्ज़ाम था। मसला क्या था? मसला ये था कि शायद हमें डे 1 से बताया जाता है कि मुकाबले का इम्तिहान है, बहुत पढ़े लिखे लोग पास करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अच्छा। लेकिन वो बच्चा जो पहले से डायरेक्टेड होता है, आई एम डायरेक्टिंग यू एवरीबडी जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, कि वो बच्चे जो अभी FSC के अंदर हैं, मैट्रिक के अंदर हैं, BA किया हुआ है या कोई भी और जॉब ढूंढ रहे हैं, और आपको किसी ने कहा है कि एग्ज़ाम नहीं होता, तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं किया होगा। सो इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको एक बाकायदा सिलेबस है, और कभी भी कुछ, मैं आज 15 साल के तजर्बे की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ, कभी भी कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। तो और सिलेबस भी बहुत महदूद है। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम को करना है तो कम से कम 1 साल 8 महीने अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को करें। उस वक्त इसकी तैयारी ना शुरू करें जब इसका एडवर्टाइजमेंट आती है। इस एग्ज़ाम को हर साल फरवरी में होना होता है, और अब जनवरी, मार्च, अप्रैल से लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, एंड दे आर दी राइट कैंडिडेट्स। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से 45% कैंडिडेट्स वो होते हैं जो पहली अटैम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को पास करते हैं। अच्छा। और इतनी ही रेशो उन कैंडिडेट्स की है जो कि कोई आम स्कूल से पढ़े हुए हैं। इसके लिए आपको फॉरेन डिग्री या आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी, और मैं कॉमेंट O लेवल, A लेवल्स, आपका बैकग्राउंड होना ये मैटर नहीं करता। नहीं करता। और ये भी मैं कमेंट सुनता हूँ कि आप बहुत अमीर फैमिली के हों तो आप पास करते हैं, आप एक्स ब्यूरोक्रेट के बच्चे हों तो आप पास करते हैं। नथिंग लाइक दिस। आप हर साल की DMCs देखें, आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि बहुत हम्बल घरों से बच्चों ने इस एग्ज़ाम को भी पास किया है। तो आई रिकमेंड एवरीबडी कि आपको इस तरफ आना चाहिए। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे और रास्ते ओपन हो जाते हैं। सिर्फ CSS का एग्ज़ाम नहीं, PMS का एग्ज़ाम,
बहुत सारी सिविल सर्विस में स्टार्विंग ग्रेड और अच्छी पोजीशंस पे जाने के लिए आपको इन स्टडीज़ में से एक दफ़ा गुजरना चाहिए। थैंक यू सो मच अहमद राना। और अभी तो चूंकि रिटर्न का इम्तिहान Yes. चल रहा है और मैदान भी उसी का सजा हुआ है, तो हमने बात भी उसी की है। जब इंटरव्यू का मरहला आएगा, आप चूँकि CSS क्वालिफाइड हैं रिटर्न में भी और इंटरव्यू में भी और PMS में भी, तो फिर हम आपसे ये भी जानेंगे कि इंटरव्यू में क्या नफ्सियात होती हैं, उसमें क्या करना है, क्योंकि यकीनन जो आपने गुफ्तगू की है बड़ी खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त नपी तुली की है, और जो देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं, उनको बहुत इसका फ़ायदा होगा। अहमद, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नाजरीन, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जनाब एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी से अपनी टाइम मैनेजमेंट सारी चीज़ें जो हैं उसको बेहतर करें, और स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। नर्व्स की गेम है, नर्व्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखें, वीक मत होने दें। और जनाब जो लोग अभी ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए भी है कि जनाब ये तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप भी तैयारी करें, कमर कसें, और 8-10 महीने जिस तरह अहमद ने कहा कि आपने सिर्फ यही काम करना है, इसके अलावा आपने और कोई काम नहीं करना, और फिर आखिर में तो मुकाबला जो 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार है उनके दरमियान ही होना है। तो तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। यूनिवर्सिटी लाइफ को आमतौर पर ज़िंदगी का सुनहरा दौर कहा जाता है, मगर आज का नौजवान इसी दौर में सबसे ज़्यादा ज़हनी दबाव, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आता है। तालीमी मुकाबला, मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल, मौशी दबाव और इर्द गिर्द की सियासी और समाजी कशीदगी, ये तमाम अवामिल मिलकर नौजवानों की ज़हनी सेहत को खामोशी से मुतासर कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या हम नौजवानों को ज़हनी तौर पर इतना मजबूत बना पा रहे हैं कि वो इस दबाव का सामना कर सकें। आज इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आज का जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कौन से बड़े ज़हनी दबाव हैं जिसका वो सामना कर रहा है, जिन्हें वो फेस कर रहा है खामोशी से? जी थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया ये टॉपिक आज लेके आने के लिए। हमें पता है कि आपके शहर में पिछले कुछ हफ्तों में 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं यूनिवर्सिटी में जिनमें लोगों ने अपनी जान, स्टूडेंट्स ने खुद ली है। और फिर मैं लिंक करूंगा जो आप मेरे सेगमेंट से पहले सेगमेंट कर रहे थे, मैं यहाँ बैठ के देख रहा था जो CSS की तैयारी पे था जी, कि सबसे बड़ा स्ट्रेस तो करियर का है। एक दौड़ लगी हुई है और ना चाहते हुए भी हम सब उस दौड़ का हिस्सा हैं, और यूनिवर्सिटी भी उसी दौड़ का पार्ट है। मैं अभी तो ईरान में हालात बहुत ख़राब हैं। 2 साल पहले मैं ईरान गया तो मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी का जो ईरानी तर्जुमा है ना, वो दानिशगाह है। सो यूनिवर्सिटी इज़ सपोज टू गिव दानिश, यानी कि उसने आपको इल्म बांटना है। लेकिन अगर वहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, परेशानी आ रही है, अब स्टूडेंट है जो ग्रो कर रहा है, अभी अर्ली 20s में दाखिल हुआ है, लेट टीन्स में है, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, पैसे कमाने हैं, रिलेशनशिप में जाना है, कुछ बनना है, कुछ डिफाइंड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, ड्रग्स बहुत आम मिल रही हैं, यूनिवर्सिटी में भी कंपटीशन है, ख़ानदान में भी कंपटीशन है। वो रिश्तेदार कभी फ़ोन नहीं करते लेकिन रिज़ल्ट वाले दिन उनका फ़ोन ज़रूर आता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर एक दिमाग है और उस पर कितनी परेशानियाँ आपने डालनी हैं, तो वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू होता है जिसमें स्ट्रेस कन्वर्ट होता है डिस्ट्रेस में। अच्छा उसामा साहब, तालीमी बोझ, मुकाबले का रुझान और मुस्तकबिल की बेयकीनी, जिस तरह से आपने भी कहा कि करियर बनाना होता है और फिर इफ़ एंड बट्स में भी होते हैं, पता नहीं शायद इसका स्कोप है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी ज़हनी सेहत को कैसे मुतासर करती हैं? देखिए, एक चीज़ होती है आइडियल, ये आपने सोचा है। मैं अक्सर जब स्टूडेंट से काम करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करें। वो कहते हैं जी हमने अच्छा इंसान बनना है। मैं कहता हूँ जी अच्छे को डिफाइन कर लें, फिर एक टाइम रख लें। वो कहते हैं जी हमने बड़ा आदमी बनना है। मैं कहता हूँ बड़ा आदमी बनने को डिफाइन कर लें, एक टाइम रख लें। सो हम लोगों ने ये काम नहीं किया होता, हमने सोचा होता है ये आइडियल, रियल हो ये रहा है। तो इस रियल और आइडियल के दरमियान में बेचैनी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रेस है। और करना क्या है, एक मोटी बात आपको बता दूं कि आइडियल को थोड़ा कम करना है, रियलिटी की दुनिया में आना है कि यार ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये मेरी पिछले रिजल्ट्स हैं, ये मेरे माँ बाप के पास पैसे हैं, ये मेरी यूनिवर्सिटी का स्कोप है, तो इसमें यही हो सकता है। और फिर मेहनत करके रियल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है कि यार ठीक है मैंने ये सोचा है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक अचीवेबल है। और फिर एक प्लान बनाना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वालिदैन के, बच्चों के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, सोसाइटी के प्लान नहीं होते। बस एक काम करना है तो करना है, उसमें थ्रो कर दिया जाता है विदाउट एनी प्लान। फिर वहां पे जब प्लान नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती, रास्ता क्लियर नहीं होता, मंजिल डिफाइंड नहीं होती, तो फिर ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। उसामा साहब, आप भी हमेशा एक मिसाल देते हैं कि मैंने अगर कहीं पहुंचना है तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी रहती है, और ये अच्छी भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस,
क्या इनमें डिफरेंस है, किस तरह इनको डिफरेंशिएट करेंगे, और स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद को कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस चीज़ का शिकार है? देखिए, हमारी ना बॉडी हमें पैगामात देना शुरू कर देती है। जो अच्छा स्ट्रेस है, जिसने मुझे टाइम पे पहुंचाना है, वो मुझे एक्साइट करता है, उससे अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ। लेकिन जब डिस्ट्रेस आता है, वालिदैन की एक्सपेक्टेशन, कॉलेज की, वो जो सारे फैक्टर मैंने गिनवाए हैं, और आप बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, तो उस वक्त फिर आपका जिस्म अलार्म बजाना शुरू करता है। मेरी अपनी गर्दन में दर्द रहने लग जाता है, रोज मुझे पेन किलर लेनी पड़ती है। मैं उसको और दबाता हूँ कि यार नहीं, मैं काम करता रहता हूँ, इसको पेन किलर से दबाता हूँ, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सिमिलरली स्टूडेंट्स भी यही करते हैं, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, जिस्म पे खारिश रह रही है, मैदा खराब रह रहा है, अपसेट रह रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसको तवज्जो नहीं देते, उसको दबाते जाते हैं और अपनी रूटीन और स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते। तो फिर वो इस लूप में फंस जाते हैं कि स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको एड्रेस नहीं करते, उससे और स्ट्रेस आता है। फिर जब ये लूप ब्रेक नहीं होता, फिर उस स्ट्रेस से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वहाँ भी एड्रेस नहीं करते, फिर रिस्क आता है, सुसाइड आती है, ड्रग्स आती हैं, और फिर बहुत सारा इर्रिपेरेबल डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसामा साहब, पेरेंट्स किस तरह से जाने अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली बच्चों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और दूसरी तरफ अगर वो मुस्बत सपोर्ट फराहम करना चाहें तो उसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? देखिए, याद रखें, हम अब ना कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अदर्स नहीं होने चाहिए, सिग्निफिकेंट अदर्स होने चाहिए। अदर और सिग्निफिकेंट अदर में क्या फ़र्क है कि दुनिया में लोग तो आपके इर्द गिर्द बहुत हैं, लेकिन उसमें से कौन से हैं जो आपको पॉजिटिव सपोर्ट दे रहे हैं, जिनके होने से आपकी सेहत में इजाफा हो रहा है, बीमारी में इजाफा नहीं हो रहा। पेरेंट्स का भी यही बात है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब मैं फैमिली थेरेपी सेशन में भी बैठा होता हूँ, कि पाकिस्तानी माँ बाप के जज्बात अमूमन उस हाथी की तरह होते हैं जो खेत उजाड़ के दम लेते हैं। जज्बात से कुछ नहीं होता, अपनी अकल जगानी पड़ती है। जब आप रिश्तेदारों के कहने में आके, सोसाइटी के कहने में आके, कुछ अपनी इकदार को लेके बच्चे को दिन ब दिन प्रेशराइज्ड करते हैं कि जी ये चार्टर है जो आपने फॉलो करना है, एग्जाम में इतने नंबर आने हैं, दिन में इतनी नमाजें पढ़नी हैं, रिश्तेदारों को ऐसे खुश करना है, यूनिवर्सिटी की फीस हम पे कर रहे हैं, इतना GPA मेंटेन रखना है, तो फिर और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक बच्चा आया जो डेंटल स्टूडेंट था, फाइनल ईयर में, उसकी डेंटिस्ट्री खत्म होने वाली थी, वो सुसाइडल था। वो कहता था जी मैंने डेंटिस्ट नहीं बनना, मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती डेंटिस्ट बनाया, और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पास हो रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने ये काम करना है, लोगों के मुंह में हाथ डालना है, दांत निकालने हैं, मैं ये नहीं कर सकता, उतनी मेरी टेंशन डिप्रेशन बढ़ता है, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन माँ बाप उतना ही और कहते नहीं, हमारे ख्वाब पूरे करने हैं, डेंटिस्ट बनना है। तो फिर देखें ना, ये प्रॉब्लम तो आएगा। बिल्कुल, ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि बच्चे का जहाँ पे रुझान है, जहाँ वो दिल है, जब वो करना चाहता है, आपको वो उसे अलाउ करना चाहिए, ना कि अपनी ख्वाहिशात आप उसके ऊपर थोप दें। अच्छा, उसामा साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह से आपने भी बात की कि लाहौर में जो यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश आया, पेरेंट्स की हमने बात की, टीचर्स की भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। टीचर्स भी सारी फ्रस्ट्रेशन आके निकाल रहे होते हैं क्लास में, और जो ये केसेस पेश आए हैं, इसमें एक केस के अंदर तो जनाब स्टूडेंट्स ने और जो क्लास फेलोज़ हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उस बच्चे को ह्यूमिलेट भी किया गया टीचर की जानिब से। ये कितना ख़तरनाक है, टीचर्स को ट्रेन करना कितना ज़रूरी है? अच्छा, ये टीचर्स मेंटल हेल्थ पे तो ना हम एक पूरा प्रोग्राम भी करेंगे। देखिए, पेरेंट्स के बाद टीचर्स, मुझे याद है व्हेन आई वाज अ किड, और मेरे वालिद साहब मुझे पढ़ा रहे होते थे और वो टीचर के कोई अगेंस्ट बात बताते थे तो मैं अड़ जाता था कि नहीं जी, ये मैडम ने बताया है, मैं ऐसे ही करूंगा जैसे आप बता रहे हैं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। टीचर्स को हम आइडियलाइज करते थे। सो आज के दौर में फिर हमारे इस पिंडी में एक उस्ताद थे, वो हमें कहा करते थे कि जो आगे बैठे हैं ना, ये मेरी बात गौर से ना सुने, इन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है। जो पीछे बैठे हैं वो मेरी बात गौर से सुने, क्योंकि उन्होंने टीचर बनना है। सो कितना अनफॉर्चुनेट है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जो अपने प्रोफेशन में पीछे रह जाते हैं, उनको आप टीचर बना के कौम का मेमार बना रहे हैं कि वो बच्चों को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको आगे लेके चलेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? सो टीचर्स की इनटेक पे भी होना चाहिए कि जब आप उनको एक यूनिवर्सिटी में, स्कूल में रख रहे हैं, तो उन्होंने एक मशीन की तरह, AI टूल की तरह आके लेक्चर डिलीवर नहीं करना। जो हम कहते हैं ना कि पूरा बच्चे को एक आगे लेके चलना है। जो आप लोगों ने, मैं अभी देख रहा था, जो इससे पहले आप CSS वाला कर रहे थे, उनके लिए एक लफ्ज लिखा हुआ था, मेंटोर। सो अ टीचर इज सपोज्ड टू बी मेंटोर। तो फिर टीचर की अपनी कितनी कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को लेके चलेगा, वो अपने स्ट्रेस को स्टूडेंट पे वो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक और बहुत अहम बात ये है कि हमारे मुल्क में ना वर्टिकल मॉडल बहुत है। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस जो मर्जी आप करें। मैं भी कहता हूँ यार मैं इसका डॉक्टर भी हूँ, मैं इसका मामा लगता हूँ, मैं इसको जो चाहूँगा इसके साथ करूँगा।
सिमिलरली टीचर एक वर्टिकल मॉडल पे आता है, वो कहता है जी स्टूडेंट्स मेरे हत्थे चढ़ गए हैं ना, अब इनकी तो ऐसी की तैसी। सो फिर जो ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और ये एक वर्टिकल मॉडल है, ओमनीपोटेंस है, खुद को खुदा के पैरेलल समझ के लोगों की चीज़ें बिल्कुल अपने हाथ में ले लेना, छोटी छोटी बातों पे ह्यूमिलेट करना, ये देखे बगैर कि अगले का रिएक्शन क्या है। फिर एक बहुत अहम बात है कि एक बच्चा ह्यूमिलेट होके हंस खेल के दोबारा वैसे ही ऑटोमेटिक चलेगा जी, दूसरा नहीं चलेगा, नहीं चल उसको वो चीज़ ठा करके लगेगी। यस, ये बड़ा ज़रूरी है और ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब। और यकीनन हम आने वाला जो प्रोग्राम है वो इस हवाले से रखेंगे, टीचर्स के हवाले से रखेंगे कि जनाब उन्हें भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, उन्हें भी तरबियत देने की ज़रूरत है कि आपने किस तरह से स्टूडेंट की साइकी को समझते हुए उसको डील करना है। और हर स्टूडेंट जो है वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हालिया जो केसेस पेश आए हैं उसके बाद ये सवाल जो है वो बड़ी शद्दोमत के साथ उठाया जा रहा है। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हम तरक्की के नाम पर फितरत से दूर हुए हैं और बीमारियों के करीब होते चले गए हैं। आज देखा जाए तो हर दूसरा शख्स ही मैदे, डिप्रेशन या फिर शुगर का मरीज़ है। क्या इन सब का हल दवाइयों के ढेर के अंदर है या इस तर्ज ज़िंदगी में जो 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था? केमिकल मिली ग़िज़ाएँ और मसनूई लाइफस्टाइल हमें अंदर से खोखला कर रहा है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर मरज़ की शफा मौजूद है, मगर अफसोस कि हमने इसे भुला दिया है। तो सवाल ये कि तिब्बे नबवी के असल माहिरीन कहाँ ढूंढें और जाली हकीमों से कैसे बचा जा सकता है। आज हम बात करेंगे केमिकल फ्री वर्ल्ड और तिब्बे नबवी की बरक़ात पर। हमारे साथ मौजूद हैं काजिम रज़ा काजी साहब, जो कि एक मारूफ NGO के सदर भी हैं, बेशुमार फलाही और रिफाई काम भी कर रहे हैं और तालीम से लेकर माइक्रो फाइनेंस तक उनका इदारा सर्विसेज दे रहा है। काजिम रज़ा साहब केमिकल फ्री वर्ल्ड के हामी और इंसान को फितरत से जुड़े रहने की ख्वाहिश रखते हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ तिब्बे नबवी के ना सिर्फ कायल भी हैं बल्कि उस मौसर तरीक़े इलाज की तरवीज के लिए हमा वक्त कोशिशें भी करते रहते हैं। काजिम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, केमिकल फ्री वर्ल्ड यानी नेचर की तरफ लौटना आपके ख्याल में आजकल के दौर में किस तरह से मुमकिन हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना आसान है कि हम सिर्फ सोचते नहीं हैं, अगर हम सोचना शुरू कर दें और समझना शुरू कर दें तो एक ही दिन में इन सारे मसले का हल निकल सकता है। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल काम वो नहीं कैसे? है। वो इस तरह है कि जब आप कोई चीज़ खाने लगें तो सिर्फ एक लम्हा पहले सोचें कि क्या ये नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो खा लें, अगर नॉन नेचुरल है तो छोड़ दें। सही। इसको आप शुरू करेंगे, आप खाना पकता है ऑयल में। अमूमन ऑयल जितने भी हैं ये सारे पाम ऑयल से या इस किस्म के केमिकल्स को मिला के बनाया जाता है। इसको आर्टिफिशियल घी कहते हैं। आप आर्टिफिशियल घी से शिफ्ट कर जाएं सरसों के तेल पे, जो नेचुरल है, जो हज़ारों सालों से पंजाब की सरजमीन पे पैदा भी होता है और यहीं पे खाया जाता है। और अगर आप साहिब हैसियत हैं तो फिर आप देसी घी पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक, जो दूध से बनता है, जो 100% डेयरी। कासिम साहब, देसी घी से पहले जो आपने सरसों के ऑयल की बात की, मस्टर्ड ऑयल की, उस पर भी एक डिबेट है। कोई कहते हैं कि इसे खाने से कैंसर हो जाता है, कोई कहते हैं कि खाना चाहिए। क्या सही क्या है इसमें? अच्छा, बड़ा आसान सा जवाब है इसका। हमारे मुआशरे में सरसों का तेल खाता ही कोई नहीं। सब लोग कुकिंग ऑयल और डालडा घी खा रहे हैं। बिल्कुल खाते तो हैं। क्या कैंसर नहीं है? मौजूद है। शुगर पेशेंट नहीं है? मौजूद है। ब्लड प्रेशर नहीं है? मौजूद है। सब। तो ये एक प्रोपागेंडा है और आप इस चीज़ को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जिस भी चीज़ को आप बेचना चाहते हैं, उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके बारे में प्रोपागेंडा किया जाता है। अच्छा। अच्छी चीज़ को बुरा और बुरी चीज़ को अच्छा करना कौन सा मुश्किल काम है? तो ये प्रोपागेंडा हुआ हमारे खिलाफ। जैसे देसी घी पहले हमें डराया गया और अब उसके पीछे भाग रहे हैं सारे। अंडरस्टैंड कर गए आप, बस आप जल्दी पहुंच गए आप। और इसको ना बड़ा आसान है ये। मैं आपको हज़ारों सालों से पंजाब की सरजमीन पे दो ही तेल होते थे, एक सरसों का तेल और एक देसी घी। तीसरी कोई चीज़ थी ही नहीं। इसी तरह जब आप चले जाते हैं ये सरहद के इलाके में, वहाँ पे चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा है। आप चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, वहाँ पे कुर्बानी की गिरी के तेल में खाने पकते हैं। आप चले जाएं श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन मुल्कों में कोकोनट ऑयल में खाने पकते हैं जी। तो ये हर खित्ते की एक अलहदा तकसीम है। जैसे अरब में जैतून के तेल में खाने पकते हैं। तो इसलिए हमारे पंजाब की सरजमीन के लिए सरसों का तेल और देसी घी, तीसरी कोई चीज़ नहीं होनी काजिम साहब, चाहिए। आपकी स्टडी क्या बताती है? अगर हम ये नारियल का तेल या जैतून का तेल, इसमें हम खाना पकाना शुरू कर दें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में,
ये हमारे मवाफिक आएगा, हमारे माहौल के मुताबिक, बिल्कुल हमारी नहीं। बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं, नहीं सूट करेगा नो हमें? नो नो। ये पंजाब की सरजमीन के लिए यही 2 ऑयल हैं, अच्छा। देसी घी और सरसों का तेल। ये जब आप जिन जिन इलाकों में जाएंगे ना, उन इलाकों की अलहदा खुराक है। तो कासिम साहब ये भी बताएं कि ये जो सरसों का तेल है, इसको कोई बनाने का तरीका भी होता है? कहते हैं कि बिल्कुल आपने रॉ में नहीं बनाना, आपने इसको कोई थोड़ा सा लेसन इसमें ऐड करना है आपने, और फिर थोड़ा सा इसको पका लेना है, उसके बाद इसे ठंडा करना है, फिर ये खाने के लिए तैयार होता है। वैसे आप रॉ नहीं यूज़ कर सकते इसे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रॉ ही इस्तेमाल होता है। हाँ, कुछ लोगों को इसकी स्मेल से मसला होता है, अच्छा, जो इसकी स्मेल को लाइक नहीं करते। उनके लिए रास्ता ये है कि वो ऑयल को कढ़ाई में डाल के उसमें एक लहसुन का गंडा डाल जी। दें, उसको पका लें, उसकी स्मेल गायब हो जाती है, गंडे को फेंक दें, ऑयल आपका स्मेल फ्री हो गया। अच्छा कासिम साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने जो रिसर्च किया है, जिस पे आप काम भी कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि तिब्ब नबवी में कौन कौन सी बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, कौन सी दूसरी बीमारियां हैं जिनका इलाज आपने उसके अंदर पाया? इसको मैं थोड़ा सा खोल के बताऊंगा। ये ज़रूर टेक योर टाइम। ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो मेन ये 3 चीज़ों से शुरू होती हैं। ऑयल, ब्रायलर और बीफ, ये 2 गोश्त बीमारियां पैदा करते हैं। अच्छा, और तीसरी चीज़ है आपकी आर्टिफिशियल ड्रिंक्स। आप अपनी लाइफ में से ये 3 चीज़ें दुरुस्त कर लें, आपका 90% यहीं पे मसला हल हो जाएगा। बीफ किसी भी फॉर्म में आपने नहीं लेना? बीफ आपको महीने में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, ना करें तो इससे भी अच्छा। अच्छा, हाँ यानी नुकसान नहीं है उसका अगर आप नहीं करें, बल्कि फ़ायदा ही होगा अगर नहीं करेंगे तो। हाँ, गोश्त, बल्कि आप इसकी इससे वजह भी क्या है? क्या सही नहीं आ रहा, या वैसे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं? बहुत हाई पोटेंसी इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसलिए इससे ना अवॉइड करना चाहिए। ठीक, आपकी बॉडी इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। अच्छा, अब इसको आप अगर और आसान कर रहे हैं सीखने के लिए, तो अपनी लाइफ को ना सिस्टम बनाएं कि हमने हफ्ते में 2 दिन दाल खानी है, अच्छा, 2 दिन सब्जी खानी है और 2 दिन गोश्त खाना है। ठीक, और चावल का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, चावल के नुकसान देते हैं? ब्राउन राइस भी आए हुए हैं मार्केट में, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा खाना नुकसान चाहे वो ब्राउन है चाहे वो कोई वाइट भी है। है। हाँ, ये नुकसान क्या पहुंचाते हैं, ज़रा ये भी बताएं ना, ताकि लोग समझ के अवॉइड कर सकें। देखें, खुदा का जो निज़ाम है ना, वो हर ज़मीन की खासियत अलग है, आबो हवा की खासियत अलग है और पानी की खासियत अलग है। चावल यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से उगाया जाता है पाकिस्तान में, पंजाब में, क्योंकि ज़मीन ज़रखेज़ है, यहाँ पे कुछ भी बो दो वो उग जाता है। ठीक, तो ये यहाँ के खित्ते की पैदावार है नहीं। यहाँ पे बनाया जाता है, उगता है, लेकिन ये इस खित्ते की पैदावार नहीं है। जो जिस खित्ते की पैदावार ना हो वो उस खित्ते के लिए मौजू नहीं होता। नहीं मौजूद। अच्छा कासिम साहब, ज़रा ये भी बताइए कि आप जो NGO रन कर रहे हैं, कौन कौन से आप उसके अंडर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस हवाले से भी ज़रा बताएं। बहुत से शोबे हैं, लेकिन मैं जो मेरे दिल के करीब है शोबा, उसका नाम है बैतुल माल। अच्छा, ये रसूल पाक से उनकी सुन्नत नबवी से लिया हुआ है। और बैतुल माल में हमने 4 हेड बनाए हुए हैं। एक हेड है यतीम बेवा की कफ़ालत, दूसरा है मुस्तहिक बच्चे को तालीम के लिए सपोर्ट करना, तीसरा है बीमारी के इलाज के लिए मुआवनत करना, और चौथा है उसमें स्मॉल बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, ये हमने 4 हेड बना के इसको पैक कर दिया हुआ है, क्योंकि जब आप इसको हेड हटा देते हैं तो फिर कोई आ जाएगा कि मेरा बिजली का बिल दे दो, कोई आ जाएगा ये, तो वो इस तरह फिर हम ना सेगमेंटाइज कर दिया आपने हाँ, इसको। मुस्तहिक और ज़रूरत, हम नीड के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, हम ख्वाहिशों को या गलतियों को एड्रेस नहीं करते, ठीक हम है। नीड्स को बेस करते हैं। अब अगर एक यतीम बच्चा है, उसका बाप नहीं है, उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसको तो आप सबसे पहले फोकस करना चाहिए। इसी तरह को बेवा औरत है, अगर वो काम पे लग जाएगी तो उसके बच्चों को कौन संभालेगा, उसके बच्चों को तरबियत कौन, पहले ही बाप सर पे नहीं है, और आप कहते हैं कि वो औरत भी जाके मेहनत मजदूरी करे, कमाए, तो ये ठीक नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस में आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम क्या लिमिट है, रिटर्न रेट कितना है, क्या आपने वो इसमें टेंडेंसी देखी है?
हमारा रेट 100% है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम एक बरादरी बेस काम करते हैं ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक दूसरे को पहचानने में, समझने में, एड्रेस करने में। तो हम उनको एजुकेट भी करते हैं, हम उनको सिखाते भी हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हम इस चीज़ के कायल हैं कि नौकरी में तरक्की नहीं होती, अगर तरक्की हो भी तो बहुत स्लो और बहुत कम होती है। लेकिन अपना बिजनेस, चाहे वो आप रेडी ही क्यों ना लगा रहे हो, उसमें तरक्की के चांसेस मौजूद हैं, मौके मिलते हैं। और अपने बिजनेस में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी हुई है। तो आप के सामने हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों मिसालें होंगी कि उन्होंने एक छोटे से बिजनेस से शुरू किया और फिर बाद में एक एम्पायर तक पहुंच गए। बिल्कुल है। तो हम इस चीज़ के कायल होने की वजह से हम कोशिश करते हैं कि लोगों को राग़ब करें कि वो स्मॉल बिजनेस की तरफ आएँ। उसके लिए हम उनको फाइनेंस देते हैं। और मैक्सिमम कितना? हम मैक्सिमम अभी 1 लाख देते हैं, लेकिन चूंकि अब महंगाई बहुत बढ़ गई है तो अब मैं नेक्स्ट में इसका जो आपने बरादरी की बात की कि वो क्या है, ज़रा वो भी तो हमें बताएं ना। हम हाँ नारोवाली शेख अच्छा। हम बेस करते हैं। तो हम अपनी एक कम्युनिटी से हमने शुरू किया था ये काम, और अभी हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते अभी हम इसको सादात फंड तक चले गए। यानी एक हम बरादरी को एड्रेस करते हैं और एक हम सादात को, जो आले रसूल हैं, उनके लिए हमने एक फंड्स बनाए हुए हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो आले रसूल के लिए हमने जो गुंजाइश रखी हुई है वो एक उनका तालीम के लिए हम उनको फोकस करते हैं और एक उनको इलाज मुआवजे के लिए। तो ये जो आप फाइनेंस करते हैं ये आप अपनी बरादरी में करते हैं ज़्यादा? यस। ठीक है, मतलब ये तो सुना था कि हम कास्ट से बाहर रिश्ते नहीं करते, लेकिन कास्ट से बाहर कर्जे भी नहीं देते। ये क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला ये है कि चूंकि हम फंडिंग भी सिर्फ अपनी बरादरी से ही करते हैं। अच्छा, ओके। हम ऑल ओवर फंडिंग नहीं करते। सही, तो फंड्स भी उन्हीं के अंदर से जनरेट करते हैं, अपनी बरादरी से ही लेते हैं और उन्हीं के ऊपर खर्च करते हैं। कैनवस थोड़ा वसी करने का इरादा है मुस्तकबिल में आपका? कैनवस हमारा खुल गया हुआ है। जैसे हम स्कूल बनाया हुआ है तो उसमें कोई भी पढ़ सकता है, हॉस्पिटल है तो वहाँ पे कोई भी इलाज हो सकता है, गुड। कम्युनिटी सेंटर है तो वहाँ पे कोई भी आकर सर्विसेज ले सकता है। और सिर्फ ये जो कर्ज के मामले में सिर्फ एक बैरियर है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों में बैरियर हट गया हुआ है। चलें, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कासिम साहब, और बहुत ज़बरदस्त यकीनन आपकी एनजीओ काम कर रही है और लोगों को भला भी हो रहा है, तालीम भी जनाब दी जा रही है लोगों को, और साथ ही साथ अस्पतालों में इलाज भी किया जा रहा है, और माइक्रो फाइनेंस भी है जनाब, छोटे पैमाने पर कर्जे भी दिए जा रहे हैं ताकि लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकें, अपना जो कोई छोटा मोटा काम है वो कर सकें, ताकि अपनी गुजर बसर कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और ऐसे और भी बहुत सारे लोगों की जनाब ज़रूरत है जो कि आगे आएँ, माशरे में जनाब अपना हिस्सा डालें। आज के प्रोग्राम से जनाब इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।